कमजोरी के साथ है बाजार में कारोबार और ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ 10,500 को होल्ड करने में अब आ रही है मुश्किल। तो बड़ा सवाल है कि बचे हुए 1.5 घंटे में क्या हम 10,400 की तरफ बढ़ेंगे या फिर से 10,500 के पार निकलने की होगी कोशिश। निफ्टी है कमजोर, बैंक निफ्टी बेहतर, तो ऐसे में ट्रेड क्या हो आपका, इस पर होगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं डिम्पी कालरा। आज रुपए की कमजोरी भी एकाएक बढ़ गई। हालांकि बैंक निफ्टी चल रही है। एसबीआई की बदौलत ज्यादातर सरकारी बैंक आज ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार 10,500 को तोड़ रहा है। तो ये कमजोरी का कारण क्या, जब बैंक निफ्टी चलता हो दिख रहा हो, तो ये सब कुछ समझेंगे इसी कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में और क्या क्या है पहले जरा वो देखते हैं। फिर 5 बड़ी बातें होंगी, आज के मेहमान होंगे और एक और अहम चीज भी आपके सामने आज रखेंगे, उसका भी ब्यौरा होगा। कल किन अहम इवेंट्स पर चर्चा होगी, आपको ध्यान रखना है, उसके नजर एक डालेंगे। यूएसएल यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज दोनों के नंबर होंगे। एनसीसी गेल के नतीजों का भी अनुमान हम आपके सामने उतारने वाले हैं। 2:20 पे कमोडिटी बाजार में क्या है रणनीति, ये आपके सामने होगा। आखिरी घंटे की रणनीति भी आपके सामने होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर क्या करना है ये समझना होगा। और जैसे ही 2:30 बजेगी तो BTSTT खुल जाएगा। आपके मुनाफे की कॉल फटाफट आपके सामने आएंगी। और आज के मेहमान कुणाल सर होगी और साथ ही राकेश बंसल हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, जो कि आपको आज की BTSTT देंगे। बिल्कुल, तो पूरा एक्शन है इस वक्त आज आपके लिए शो में। लेकिन आज की बड़ी बातें क्या है बाजार की वो बता दें। लगातार तीसरे दिन 10,500 को बचाने की कोशिश जो बाजार की होती दिख रही है। 2 दिन तो कामयाब हो पाए, आज होंगे या नहीं थोड़ा डाउट है। और ये डाउट साफ तौर पर इसलिए हो रहा है कि 10,500 के नीचे हम कारोबार कर रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद भी है कि शायद ऊपर आ जाए। क्यों है उम्मीद? क्योंकि सरकारी बैंकों में हो रही है खरीदारी और इससे बैंक निफ्टी उतना कमजोर नहीं हो रहा। एसबीआई ने मोर्चा संभाला है कि ज्यादा गिरने ना दे। अब आइए छोटे मझोले शेयर, यहां पर थोड़ी राहत का दिन है। कल से जो राहत शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ी हल्की खरीदारी वो अभी भी बरकरार, लेकिन अब देखिए मिड कैप इंडेक्स भी धीमे धीमे दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। 0.5% नीचे हो चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा कमजोर जरूर हुआ है। वेदांता की बुरी खबरों की वजह से न सिर्फ वेदांता बल्कि टाटा स्टील और बाकी तमाम मेटल शेयर भी तेजी से गिरते हुए दिखे। वेदांता तो 5% लुढ़का ही है। 10,500 के कॉल ऑप्शन में दमदार बिकवाली होती दिख रही है। 14 लाख शेयर नए जुड़े, यानी कि 10,500 पर बन रहे हैं शॉर्ट पोजिशन। और ऐसे में 10,500 के पार निकलना होगा चुनौती, जिसका विश्लेषण हम अब थोड़ी देर में करेंगे। बिल्कुल, तो आज के मेहमान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मेरी रिसर्च टीम भी मेरे साथ होगी। मानसी दवे थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जिनसे हम ये जान रहे हैं कि आखिरकार कल के इवेंट्स कौन से होंगे। खैर, अभी पहले जरा ये समझना जरूरी है। पहले अनिल जी आपके पास ही आ रहा हूँ, क्योंकि ये ना इंडेक्स इस समय ऐसे क्रिटिकल लेवल पे खड़ा है। मैं 2:30 बजे भी रणनीति लूंगा वो भी है, लेकिन इस समय क्या है कि 10,500 टूट गया। ये तब टूट रहा है जब आपके पास बैंक निफ्टी चल रहा है। करेक्ट। ये तब टूट रहा है जब आपके पास 2 दिन का 10,500 बचा हुआ था। ये तब टूट रहा है जब दिन भर हमारी कोशिश थी कि 10,500 को बचा ले जाए। आखिर में ऐसा हो क्या गया, एकदम से 25-30 पॉइंट का डिप। मुझे लग रहा है एक्चुअली डिम्पी, इसमें समस्या ये है कि HPBP IOC ये जो तीनों मिलकर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि आज की कैबिनेट की बैठक में कुछ हुआ नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि धीमे धीमे 10-15 पैसे रोज दाम बढ़ाएं। और अगर वो भी दाम बढ़ाने के लिए इनकार कर दिया तो क्या, निश्चित तौर पर इस वक्त 2.5 से 3 रुपए का नुकसान HPBP IOC पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री पर कर रहे हैं और उसकी भरपाई की तुरंत कोई उम्मीद दिखती नहीं है। आज सरकार को फॉर्मूला लाना था। अब प्रॉब्लम यह है कि सरकार के पास कोई ऐसा फॉर्मूला दिख नहीं रहा जिससे कि इनके नुकसान की भरपाई हो जाए और कंज्यूमर पर बोझ ना पड़े और कंज्यूमर को राहत भी मिले। अब आपको कंज्यूमर को राहत भी देनी है, कंपनी को राहत भी देनी है और टैक्स भी नहीं घटाना है। तो ये तो फिर ऊपर वाला ही कर सकता है कि कच्चे तेल के दाम $5-10 गिरा दे। इसके अलावा तो कोई रास्ता दिखता नहीं। और यही वजह है कि बाजार थोड़ा सा मुझे लगता है निराश हुआ है। फिर दूसरी बात ये है, मेटल शेयरों ने आज पिटाई लगा दी पूरी तरह से। ये 2 चीजें बड़ी खराब हो गई और थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा था कि ठीक ठाक हो जाएगा दिग्गजों में खरीदारी, लेकिन दिग्गज फिसल गए। रिलायंस जैसे शेयर, आप देखिए ONGC जैसे शेयर दबाव बना रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर आज भारी पड़ रहा है। ठीक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज कहीं ना कहीं तस्वीर थोड़ी बिगाड़ी है बाजार की। खैर, पूरा रणनीति का पूरा विश्लेषण भी होगा, ऑप्शंस का डाटा भी आज हम डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक काम करते हैं, जरा आज के इवेंट समझ लेते हैं। सुमित है मेरे साथ आपको आप इवेंट्स बताने के लिए। उनसे पहले एक बार इवेंट्स जानते हैं और उसके फिर नंबर्स की बात भी होगी। पहले सुमित इवेंट्स बताएं। शुक्र डिम्पी। देखिए, सबसे पहले तो अब आज एक बात कोर्ट में मैटर चल रहा है जो NSE को लेकर SGX के बीच में, वहाँ से तो कुछ आउटकम नहीं आया है। उस आउटकम का इम्पैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़े, उसको मार्केट ट्रीट करेगा। उसके अलावा US के फेड के जो आउटकम आने हैं वो काफ़ी क्रूशल है, उसके आउटकम किस तरह रहते हैं और शायद वहीं से ही जो मार्केट का अगला इंटरनेशनल मूव है एटलीस्ट वो डिसाइड होता दिखाई पड़ेगा, तो उसका ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा M6 पे लगातार अलग अलग ऑप्शंस लॉन्च हो रहे हैं और अब सिल्वर का एक जो ऑप्शन है
वो लॉन्च होने जा रहा है। तो सिल्वर का एक ऑप्शन भी कल लॉन्च हो रहा है M6 पे, तो इस पर नजर रखें। नंबर्स पे निफ्टी में गेल के नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा F&O में काफ़ी लंबी सूची है, चाहे आप यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, पीडीलाइट, कमिंस, MOIL, NCC, ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जिनको ध्यान रखना होगा। और साथ साथ लगातार IPL का मैच जी बिजनेस और बाजार दोनों पे ही, जी बिजनेस पे भी और अदरवाइज भी जारी है, तो उस पर भी नजर रहेगी। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिस पे जरूर ध्यान रखना होगा। ठीक है। ओके, तो ये है आपके लिए खबरें, लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से बड़े एक्शन वाला दिन रहने वाला है। बिल्कुल। पीडीलाइट, NCC, ढेर सारे मिडकैप्स और दिग्गज भी। हाँ, आज कल पूरी टीम बहुत काम कर रही है ना? वैसे तो कर ही रही है, लेकिन अंचल अब तक जो काम किया वो बताइए, पीडीलाइट और NCC। शुक्रिया अनिल जी। एनसीसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, नंबर फ्रंट पे एक अच्छे साउंड क्वार्टर की उम्मीद की जा रही है। करीब 37 से 40% कंपनी की आय बढ़ने का अनुमान है। क्रिटिकल आंकड़ा रहेगा ऑर्डर इनफ्लो का, वहां नजर रखिएगा, क्योंकि इस बार उम्मीद यही है ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी पिकअप होगा, ऑर्डर इनफ्लो भी स्ट्रांग रहेगा। और यही कारण है मुनाफा अगर आप देखें 72% तक बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। दो चीजें इनके फेवर में प्ले कर रही हैं। पहले तो जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं वो हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं मार्जिन ड्रिवन रहेगी कंपनी इस क्वार्टर में। और साथ ही जो नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स की सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो नेट एक अच्छा क्वार्टर एनसीसी के लिए बीत सकता है। पीडीलाइट के केस में भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। 16% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है। कंज्यूमर सेगमेंट जो इनका है सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर जो है, वहां पे वॉल्यूम करीब 16% बढ़ने का अनुमान है। मुनाफे में भी 46% की जंप दिख सकती है। दो चीजें इनके फेवर में प्ले करेगी। पहला तो इस बार ये अदर इनकम स्लाइटली इंक्रीज होकर आ सकती है, और दूसरा इन्होंने अब तक FY18 के पहले 3 क्वार्टर्स में हैवी टैक्स पे आउट किया था, तो इस बार ही कहीं ना कहीं एक रिलेटिवली लोअर टैक्स पे आउट होता हुआ दिखेगा, वो भी कहीं ना कहीं मुनाफे को सपोर्ट करेगा। जहां तक रही बात मार्जिन्स की, करीब 3% मार्जिन्स बढ़ने का अनुमान है, और ये डिस्पाइट इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम घटाए उसके बावजूद भी हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि नेट अगर आप देखिए कंपनी का जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो करीब 20% कम हुआ है। साथ ही कंपनी का ओवरऑल कर्मचारी कॉस्ट जो है वो, क्योंकि इस बार ही इस क्वार्टर के अंदर किसी तरह का कोई वेज हाइक नहीं है या फिर फ्रेश एडिशन नहीं है, उस वजह से भी कम ही रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं का पीडीलाइट के केस में मार्जिन्स को सपोर्ट करेगा। दोनों ही कंपनियां एनसीसी, पीडीलाइट अच्छे नंबर्स पोस्ट कर सकती हैं, अच्छे नंबर्स पोस्ट कर सकती हैं। और अनिल जी, एक और चीज़ अंचल के बारे में बताऊं, ये जब इनको नंबर मैन बोला जा सकता है, क्योंकि ये नंबर क्रंचिंग इतना बढ़िया करते हैं ना क्वार्टरली नंबर्स का। इन्होंने SBI के बारे में बताया था कि SBI के नंबर आए, और जब से वो आंकड़ा इतना गंभीर था 7,000 करोड़ का, लेकिन जैसे से इनसे हम पूछ रहे थे वो सारे पॉइंट्स इन्होंने बताया। और आज SBI देखिए, कल का SBI देखिए, वंडरफुल, दोनों शानदार। वेरी नाइस, वेरी अंचल जबरदस्त, मानना पड़े। मैं ये बात ही कर रहा था डिम्पी से, ये गजब नंबर पर पकड़े आपकी। ओके, तो ये तो एक बढ़िया 2 नंबर पीडीलाइट और एनसीसी के देखेंगे हम कि किस तरह के रहते हैं। लेकिन संदीप हमारे साथ है, संदीप, गेल और ग्रेन्यूल्स, जी लेटर आपके पास है, बताइए। एक जी अच्छा रहेगा, एक जी बुरा कर सकता है, तो 2G है मेरे पास, 1G अच्छा रहेगा। गेल के नंबर अच्छे रह सकते हैं जो कि निफ्टी का हिस्सा है। यहाँ अगर आप क्वार्टर कंपेयर करें तो इनकी जो आय है उसमें करीब 2.25% के आसपास की बढ़त आएगी। देखिए, इनके 4 मेन सेगमेंट्स हैं, ट्रांसमिशन, ट्रेडिंग, पेटकेम और LPG। लगभग सभी सेगमेंट अच्छा करेंगे। और ट्रांसमिशन जो कि इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है, वहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े से इंप्रूव करते हुए दिखेंगे। 109 के मुकाबले 110 MCMD के आसपास के जो नंबर्स है ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और पेटकेम और LPG ये 2 मेन सेगमेंट है जहाँ पे इस बार फोकस रह सकता है। देखिए, पेटकेम की कीमतें बढ़ी हैं, वॉल्यूम जरूर थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन कीमतें बढ़ी, उसका फायदा होगा। और LPG के जो रिलेशंस है वो भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो नेट इनके जो नंबर्स हैं इसमें इस बार आय के अलावा जो EBITDA है उसमें करीब 11.5% के आसपास की बढ़त आएगी। और मार्जिन्स भी करीब 1.5% के आसपास का उछाल यहाँ आएगा, और 15% के आसपास की जो मार्जिन है कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और 11% इनका जो मुनाफा है वो फिर बढ़कर करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। गैस ट्रेडिंग एक ड्रैग हो सकता है, ये कितना नेगेटिव कंट्रीब्यूट करता है वो एक फिगर है जो कि डिपेंड करेगा, जिसके ऊपर मुनाफे का फिगर कहने के डिपेंड करेगा। दूसरा जो जी है ग्रैन्यूल्स इंडिया, यहाँ पे नंबर्स थोड़े से वीक रह सकते हैं, खासतौर पे मुनाफे के फ्रंट पे। 17% इनका जो मुनाफा है वो गिरने का अनुमान है, हालांकि इनकी जो आय है उसमें 10% के आसपास का इजाफा आएगा। घरेलू कारोबार से जो आय है उसमें करीब 15% बढ़त का अनुमान है, लेकिन मेन कॉस्ट जो इनकी लागत है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी, उससे इनके जो मार्जिन है उसमें भी गिरावट आ सकती है, और करीब 1.5% मार्जिन गिरकर 20% के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी ये कंसोलिडेटेड नंबर से इनकी जो सब्सिडरीज हैं वहां पे भी नुकसान के चलते कुल मुनाफे में जो गिरावट है वो करीब 17% के आसपास की देखने को मिल सकती है, और 38 करोड़ रुपए के आसपास का जो मुनाफा है ये कंपनी रिपोर्ट करेगी। तो मार्जिन पे कितना इंपैक्ट आता है और सब्सिडरी से कितना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आता है, इसके ऊपर नंबर डिपेंड करेगा मुनाफे का। ओके, तो ये है नंबर्स गेल और ग्रेन्यूल्स के, जिन पर रहेगा एक्शन।
यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, दोनों के नाम। दो बेंगलोर की कंपनियां हैं। बेंगलोर में एक्शन तो आज और भी है, दूसरा शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे कल इन दोनों कंपनियों के। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स सुमित? वैसे तो अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, ये दोनों कंपनियां बड़ी सरप्राइज देती है दोनों ही तरफ रिजल्ट के मामले में। आप बताइए कैसे आएंगे? देखिए, अब जो शायद सरप्राइज वाला फैक्टर थोड़ा ईज आउट हो, क्योंकि अच्छा। यूनाइटेड स्पिरिट्स के केस में वो पहले पे करते आ रहे हैं विजय माल्या की जो लाइबिलिटीज थी, इस वजह से उनके नंबर थोड़े वीक आ रहे थे। इस बार भी उनका जो बेस है वो थोड़ा पिछली बार घाटे से मुनाफे में आ रही है। पिछली बार 200-250 करोड़ रुपए के आसपास एक पेमेंट उन्होंने किया था यूनाइटेड ब्रूवरीज के ही संदर्भ, यानी विजय माल्या के संदर्भ में ही। अगर उसको एडजस्ट करके देखेंगे तो इनका जो मुनाफा आ रहा है वो गिर कर आ रहा है, 180 करोड़ से घटकर 187 करोड़ से घट के 150 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। ये एडजस्टेड मुनाफा है, अगर उसे एडजस्ट नहीं करेंगे तो घाटे से मुनाफे में आ रही है। यहाँ 2-3 फैक्टर है, इसलिए मिला जुला असर रहेगा। पहले एक तो लिकर बैन का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से भी लो बेस है, लेकिन क्रूशियल चीज़ ये है कि इन्होंने दाम बढ़ाए हैं तो इनके मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए। दूसरा, जो इनके लिए इनपुट प्रोडक्ट है मोलासिस, और उसके दाम घटे हैं तो उसकी वजह से इनके मार्जिन बेटर होने चाहिए। लेकिन क्योंकि इनके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा और इनकी अदर इनकम कम हो जाएगी, तो वो जो मार्जिन का बेनिफिट है वो पूरा मुनाफे में नहीं आ पाएगा। इसलिए एबिटा मार्जिन साइड पे अच्छे नंबर दिखाएंगे ऑपरेशनल फ्रंट पे, लेकिन नीचे तक आते आते यानी मुनाफे तक आते आते वो उतना अच्छा या उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। इसलिए इसके नंबर्स को बहुत क्लोजली देखना होगा। यूनाइटेड ब्रूवरी से क्लियर कट नंबर है। पिछली बार लिकर बैन थी, मेजरली बियर जो है वो उसके अंदर आ रही थी, तो इसलिए इनका बहुत लो बेस था। सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं 7 करोड़ से मुनाफा 75 करोड़ रुपए, यानी कि 11 गुना मुनाफा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लो बेस का इंपैक्ट है, यहाँ पर भी इनपुट कॉस्ट का बेनिफिट इन्हें मिल रहा है। प्राइस हाइक भी किया था तो उससे भी इनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, तो वो बेनिफिट है। आय भी इनकी करीब 22% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन फ्रंट पे बात करें तो करीब 9% से सीधे 14% मार्जिन आ सकते हैं इस तिमाही के अंदर। एबिटा भी करीब 100 करोड़ से 180 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो हर पैरामीटर में लो बेस का भी एक इम्पैक्ट रहेगा, और साथ साथ जो मार्जिन जो प्राइस हाइक किया है, जो इनपुट कॉस्ट घटी है, उसका बेनिफिट यूनाइटेड ब्रूवरीज को मिलेगा। ठीक है, ये नंबर होंगे आपके सामने। लेकिन क्या थोड़ी देर में हम एक खास सीरीज भी आपके सामने लेके आने वाले हैं, चार्ट पे चर्चा। आज बड़ा खास है। अरे दोनों पहचाने हुए चेहरे चार्ट पे चर्चा, और दोनों ही आपके साथ ही बैठे हैं। हाँ, तो हमारे दो खास चार्ट एक्सपर्ट, एक तो हमारे इन हाउस डिम्पी, और ये दूसरे भी इन हाउस टाइप ही हैं। इन हाउस ही जी, इन हाउस ही माने जाए। चलिए, तो आज तो आपके साथ अंपायर भी बने थे ये। हाँ, तो हमारे दो दिग्गज इन हाउस चार्ट पर चर्चा करेंगे, और बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होगी। और ये चर्चा हमने थोड़ा, आपने चर्चा कर ही ली, इसकी तो बता दूं, कुणाल जी आप भी देखिएगा, क्योंकि इवेंचुअली आपको भी इस चर्चा में भाग लेना है। और वो ये है कि हम इस खास सेगमेंट में करने वाले क्या है, जब भी अगर आपको चार्ट पे कुछ ऐसा पैटर्न लगे कि ये स्टॉक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के मौके दे रहा है, इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ट्रेडिंग की बात मत करना आप लोग। हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग की बात हम दिन भर करते रहते हैं, तो लेकिन जो लोगों को निवेश की जरूरत है वो भी हमें उनको बताना है। तो हम ये करने वाले हैं कि किसी चार्ट के पैटर्न ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पक्के तौर पे या तो आप बेच के निकल जाएं डिलीवरी वगैरह, लेकिन ज़्यादा कोशिश है कि जहाँ पर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें उस तरह के चार्ट हम ढूंढेंगे। आज वहाँ से एक शुरुआत करेंगे। तो आज चार्ट पर चर्चा में बंसल जी कोई चार्ट लेकर आए हैं, बोले उन्होंने बड़ी तगड़ी वाली रिसर्च की, आज दिन भर लगाया है उन्होंने, काम इजी किया है। और चार्ट पे तो सवाल सब डिम्पी से बढ़िया कोई कर नहीं सकता, तो फिर डिम्पी उनसे सवाल करेंगे और आप और हम दोनों ज्ञान लाभ लेंगे। चाय पर चर्चाएं तो आपने बहुत सुनी कही होंगी, देखी भी होगी, लेकिन चर्चा वो करें जो आपके काम आए, पैसा बनाने में करे मदद। तो अब हम करेंगे जी बिजनेस पर चार्ट पर चर्चा। जी हाँ, और चार्ट पर चर्चा करने के लिए देश के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट राकेश बंसल हमारे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट आरके ग्लोबल के, और हमारे इन हाउस टेक्निकल एक्सपर्ट डिम्पी कालरा भी है। दोनों तैयार है, आइए देखते हैं चार्ट पर चर्चा। अनिल जी, ये चार्ट पे चर्चा आपने सौंप तो दिया, लेकिन ये आपके बिना पूरा नहीं होगा, तो इसलिए आपके ज्ञान की गंगा हमको जरूर चाहिए होगी, वो तो खैर है ही, लेकिन हाँ, एक हिस्सा जो चार्ट वाला है वो जरा आपके सामने है। और राकेश जी ने आज एक चार्ट ऐसा ढूंढा है जो कि निवेशकों के लिए बहुत बेहतर है। इसमें ट्रेडर वर्ड हम कहीं बोलेंगे ही नहीं, निवेशकों के लिए बहुत बेहतर है। तो राकेश जी जरा मेरे को बताएंगे वो चार्ट कौन सा है? निम्बी, वो चार्ट है टाटा मोटर्स का। अच्छा। अगर आप टाटा मोटर का नॉर्मल चार्ट देखें तो पैनिक होता है कि भाई ये उछाल पे, हर उछाल पे इस पे बिकवाली करो, निकल जाओ। और
300 रुपए के अभी भी नीचे आया था टाटा मोटर्स, तो भी पैनिक था कि टाटा मोटर्स 300 रुपए के नीचे आ गया। तो अगर आप इसका नॉर्मल चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक जो चार्ट है ये सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है, इससे दूर रहना चाहिए, जबकि असल में इसके विपरीत है। आप एक बार नॉर्मल चार्ट लगाएं। नॉर्मल चार्ट आपके लिए लेके आता हूं, एक बार जरा नॉर्मल चार्ट दिखाएं, उसके बाद इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि लेवल की इंपॉर्टेंस क्या, किस हिसाब से इसमें ट्रेड लिया जाए। जरा नॉर्मल चार्ट टाटा मोटर्स का, और इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको दिखेगी, वो दिखेगा 300 के आसपास का। 300 के इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो जरा एक बार वो चार्ट हम देखते हैं, 300 के इंपॉर्टेंस वाला एक नॉर्मल चार्ट टाटा मोटर्स का। और साथ ही साथ अनिल जी एक और चीज भी है, ये आपके सामने, ये तो खैर मैं लाइव इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको हाथों हाथ पता लग पाए इस समय की सिचुएशन क्या है। ये करीब आधे % की भी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट 310 का है। 300 की इंपॉर्टेंस इसलिए है अनिल जी क्योंकि अभी मार्केट के अंदर ब्रेकअप हुआ है। आप बेसिकली टाटा मोटर्स के चार्ट पर चर्चा करेंगे और आप चार्ट को कुछ उल्टा करके देखने वाले हैं। हाँ, उल्टा सीधा दोनों तरफ से, ताकि कोई interesting मौका ना मिले। तो लेकिन मैं एक तब तक जब तक आप चार्ट देखना शुरू करें उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ, मतलब यहाँ आपकी रिकमेंडेशन खरीदारी की है, वो बंसल जी समझाएंगे, राइट बंसल जी? बिल्कुल बिल्कुल अनिल तो जी। मैं उससे पहले है ना एक बार चर्चा है ना फंडामेंटल करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट का मजा तब है जब टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मिल जाए। तो फंडामेंटली पहले हमारे साथ आशु मदान साहब हैं और उनसे एक बार हम बातचीत करते हैं। आशु सर, अब मुझे ये बताइए, भले ही सारी चीजें नेगेटिव, ये खराब, वो सब दिख रही हो, लेकिन क्या 300 रुपए में टाटा मोटर्स में निवेश शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले ये बताइए। सर, अगर ये चार्ट निवेश का है तो मेरा ओपिनियन सेम नहीं है। अगर चार्ट ट्रेडिंग का है कि एक बाउंस बैक यहाँ से आ सकता है तो ज़रूर बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आउट ऑफ ईयर या आउट ऑफ बहुत ही लगता है कि स्टॉक बिल्कुल ही ख़राब हो गया। देखिए 400 के नीचे जब आया था, मैंने आपसे कई बार बात की, हमारी कई हफ्ते से हो रही थी कि बहुत कंफर्ट जोन में है, कि बहुत अच्छा करेक्शन हो गया है, हर भाव पे ले रहे हैं लोग। सो मुझे नहीं लगता कि सर ये अब इतनी ओवरबॉट सिचुएशन में ऐसा क्या चीज़ हो जाएगी जो बाउंस बैक करेगा टेक्निकली। सेकेंडली, अगर फंडामेंटल्स की बात करें सर, सारा टाटा मोटर अभी तक जो चल रहा था JLR पे चल रहा था, कुछ कमर्शियल व्हीकल्स में भी हमने एक ऑप्टिमिज्म देखा, बट उसके बावजूद भी देखिए कि डाइवर्स रिलेशनशिप रहा है। अशोक लेलैंड इसी दौरान ऊपर गया और टाटा मोटर इसी दौरान में नीचे आया। इसी टेन्योर के अंदर अगर लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर देखें तो सर मुझे नहीं ऐसा लगता कि टाटा मोटर में कोई टर्न अराउंड होने वाला है, क्योंकि जो उनकी जो डोमेस्टिक सेल्स हैं, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन व्हीकल्स हैं, वो सर कहीं पे भी अभी भी मैच नहीं करती हैं। क्योंकि एक बीच में अपबीट जरूर आता है कि कोई नया लॉन्च आता है तो शायद ये अब टाटा के हाउस से कोई सक्सेसफुल निकल के आ जाए सर, लेकिन अभी भी मुझे कोई ऐसा सिग्नल नहीं आता। सो राइट नाउ माय ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्ट, बट चार्ट अलग चीज है सर, फंडामेंटल साइंस अलग है, और मैं ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बता रहा हूं, मुझे अभी भी कोई सिग्नल नहीं आशु सर देखिए, लोकल मार्केट में थोड़ा कमर्शियल व्हीकल में उठाव तो आ रहा है, नंबर्स तो ये दिख रहे हैं, और ग्लोबल में आपको नहीं लगता JLR में ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं है सर? इतना डर क्यों लग रहा है? और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात, 500 वाला स्टॉक 300 भी है। नहीं सर, एग्जैक्टली वो 300 है, इसीलिए वो मैंने बोला बाउंस बैक जरूर है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है कि सर मतलब अब ये यहां से घूमेगा और 600 रुपए का भाव बन जाएगा। मुझे ऐसी कोई भी चीज आने वाले टाइम में नहीं दिखती है। बस 310 से 330, 40, 50 जरूर हो सकता है सर। स्टेट बैंक हो गया तो टाटा मोटर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तो किसी में भी आ सकती है सर, लेकिन टाटा मोटर अभी उस शॉर्ट के अंदर नहीं आया है। बैंक शॉर्ट के अंदर थे इसलिए उसमें शॉर्ट कवरिंग आई है, टाटा मोटर शॉर्ट के जोन में नहीं है। एक पैनिक ऑफलोडिंग जरूर हुई है जो पिछले दिनों में हमने 2-4 दिन में देखी, उसके चलते वो जो एक ओवरबॉट सिचुएशन होती है उसमें एक कमी जरूर आती है, तो वहां से एक बाउंस बैक आता है सर। लेकिन स्टॉक चार्ट पे मुझे वो लेना चाहिए जो मुझे डबल की कैपेसिटी में नजर आता हो, कि यहां से मतलब एटलीस्ट वन बैगर स्टोरी उसमें नजर आती है। वो मुझे अभी टाटा मोटर में सर कहीं से दूर दूर से नहीं लगती है। तो देखता हूं मैं बंसल जी को कितनी बड़ी स्टोरी नजर आती है। बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगा, दिन पे आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर मुझे फोकस करना है। पहले पेट्रोल और डीजल के दामों पर आज कैबिनेट की बैठक में बातचीत हुई है, क्योंकि सुबह से तो ये खबरें आ रही थी कि नहीं, बातचीत ही नहीं की। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैबिनेट बैठे और इस पे इतने बड़े मुद्दे पर बात ना करें जो पूरा मीडिया में छाया हुआ और देश की जनता उसके बारे में बात करे। तो बढ़ती हुई तेल की कीमतों पर कैबिनेट में बातचीत हुई है, लेकिन फैसला तो कुछ हुआ नहीं। कीमतों पर लगान लगाने के लिए काम जारी है। वो काम क्या है पता नहीं, क्योंकि दाम तो कम हो नहीं रहे, रुपया कमज़ोर हो ही रहा है। सरकार गंभीर है, ये भी हम जानते हैं। सरकार गंभीर है, उससे ज़्यादा हालत गंभीर है इनकी।
जिस तरह से भाव 6-8% HP से, एक तो खराब रिजल्ट, उसके ऊपर से ये हाल है। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा अभी, एक बार मुझे पहले चार्ट पर आने के पहले मुझे OMCs पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आशुतोष, पहले आप अपनी ओपिनियन दें, करना क्या है इसमें? सर मेरी ओपिनियन तो आपके पास सर पूरी 2018 की मैं दे चुका हूं कि बीच बीच में इंटरमिटेंट बाउंस बैक आते रहेंगे ऑयल एंड गैस में, ये तो बहुत है। अनिल जी, अब एक चीज आप देखिए, अब जो मार्केट हो गया है ना, मुझे क्यों डर लग रहा था जो पिछले 1 महीने से जो मैं आपसे बात भी कर रहा था, और वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पे था मार्केट, और सेक्टोरल रोटेशन कहीं से भी नहीं दिख रही थी और वो सिर्फ मैनेज हो रहा था। अब वो सिस्टम से सर शॉर्ट कवरिंग ओवर हो चुकी है, और शॉर्ट कवरिंग अब जो इंडेक्स की है वो स्टोरी खत्म हो चुकी है। तो अब स्टॉक से ज्यादा मुझे इंडेक्स में दोबारा से डर लगने लग गया है। रही बात ऑयल एंड गैस की, सर इस बार देखिए जब तेजी बनती है ना, जब सेकुलर बुलरन सा बनता है या एक स्ट्रांग बुलरन सा बनता है, उसमें आप देखिए घूम घूम के सेक्टर तेजी की तरफ बढ़ते हैं कि आज ये सेक्टर ने परफॉर्म किया, 2, 5, 10 दिन बाद दूसरा सेक्टर परफॉर्म किया। इस वक्त सर अनिल जी बिल्कुल रिवर्स चल रहा है। ऑयल एंड गैस खराब हो रहा है, कभी PSU बैंक खराब हो रहे हैं, कभी पूरा बैंकिंग खराब हो रहा है, उसके बाद मेटल में आपने देखा गिरावट आई, NBFCs में गिरावट आई। तो एक एक करके फार्मा तो आप देख ही रहे हैं हालत क्या है। अब एक एक करके वो रिवर्स सेक्टर हो रहा है कि सेक्टोरल डाउन ट्रेंड चल रहा है कि अब ये पकड़ रहे हैं पकड़। तो ये ना एक बहुत, जो मैं कई टाइम से बोल रहा हूँ 15, 20, 25 दिन से, कि एक बड़ी स्ट्रांग दस्तक आ रही है कि ये दिक्कत है। और ये ऑयल एंड गैस तो सर मैंने बताया ना, इस साल का सबसे बड़ा लेगार्ड रह सकता है। बाउंस बैक जरूर आएंगे, आए भी हमने देखे भी हैं, लेकिन ट्रेड इसमें सर शॉर्ट सेलिंग का ही है ऊपर भी। तो मतलब सारा दारोमदार क्रूड की कीमतों पर है, और क्रूड की कीमतों पर दारोमदार है। तो फिर एक बार में मृत्युंजय आ गए हैं, तो उनसे भी इस पर यहीं इसी वक्त राय ले लूं। मृत्युंजय, आप तो कह रहे थे स्पेशल शो किया, उसमें क्रूड के दाम नीचे आएंगे, ऐसी कोई बात हो रही हो? ऐसा कुछ लगा है कि आपको दाम नीचे आएंगे? आज थोड़े कम हुए हैं दाम अनिल जी, और ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 0.25% नीचे है और $80 के नीचे है। तो थोड़ी सी राहत की खबर इसको कह सकते हैं। और राहत की खबर इसलिए भी क्योंकि एक नई खबर आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, वो ये कि जून के पहले हफ्ते से ओपेक की तरफ से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ सकता है। और अगर ऐसा होगा तो ऐसे में उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होंगे, जिससे ये हमारे लिए भी एक राहत की खबर होगी, इंडियन मार्केट के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए। लेकिन कितना कम होगा इसको लेकर अभी बहुत तस्वीर साफ नहीं है। और अगर हम देखें तो उसका जो आज का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन मार्केट पर भी दबाव के रूप में ही देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं इस पर बातचीत करने के लिए। वीरेश हिरेमत है हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए, कार्बी कॉमट्रेड के। वीरेश, क्या लगता है आपको 4923 का लेवल अभी हम क्रूड में देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ब्रेंट का भाव 80 के नीचे है, क्या आज के लिए 4900 के नीचे भाव को आप देख रहे हैं MCX पर क्रूड का? जी बिल्कुल मृत्युंजय, मेरे को लग रहा है आज 4860 का एक लेवल लग रहा है, वहां तक मार्केट जा सकता है। जैसे आपने कहा था 4900 के नीचे जरूर जाएगा, सेल करके चलना चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं कि बेच कर चलना चाहिए। और आज के लिए आपको MCX पर कच्चे तेल का भाव 4860 तक का लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पर गिरावट की संभावना बनी हुई है, इस पर आप नज़र रखें। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर में वीरेश शुरुआती दौर के मुकाबले थोड़ी सी तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, ये क्या संकेत दिख रहे हैं आपको मार्केट में? क्या और मजबूती हम देख पाएंगे गोल्ड में और सिल्वर में? जी बिल्कुल मृत्युंजय, गोल्ड और सिल्वर में और भी मजबूती देखने को मिल सकता है। इसका वजह ये है कि जो US ट्रेजरी यील्ड है वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है, उसका असर गोल्ड और सिल्वर मार्केट में दोनों में बढ़ रहा है। इसके चलते हुए आज के इंटरडे सेशन के लिए हमारा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा दोनों गोल्ड और सिल्वर में। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे वीरेश, एग्री मार्केट में जो आज IMD का ताज़ा अपडेट आया है उसमें यह कहा गया है कि 2 से 3 दिन में मानसून अंडमान पहुंच सकता है और 29 मई को केरल पहुंचने की संभावना बनी हुई है। एग्री मार्केट के ऊपर खास करके ग्वार चने पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, ग्वार का बात किया तो ग्वार में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, जैसे अर्ली मानसून आ रहा है उसका इम्पैक्ट जरूर रहेगा ग्वार सीड में, इसलिए बिकवाली का सलाह रहेगी आज। ठीक है, आप कह रहे हैं आज बिकवाली करके चलना ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेश हिरेमत इस पूरे अपडेट के लिए, बताने के लिए कि दोपहर के कारोबार में कमोडिटी बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं। तो यह है कमोडिटी मार्केट का ताज़ा हाल। लेकिन अनिल जी, क्रूड को लेकर थोड़ी सी अच्छी खबर आई है, देखना होगा क्या इम्पैक्ट होता है अगर ओपेक सप्लाई बढ़ाता है तो। क्या $75 जो आपने सवाल पूछा था कि वहां तक क्रूड आएगा या नहीं? आज चार्ट पर चर्चा हमारा अटका हुआ है, पहले मृत्युंजय अगर अब ग्रासिम के रिजल्ट आ गए। देखिए ग्रासिम के रिजल्ट आपके सामने फटाफट रख दूँ, 373 करोड़ रुपए का मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। हालांकि हमारा अंदाजा 500 करोड़ का था, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आय का आंकड़ा देख लीजिए, मुनाफे के मार्जिन देख लीजिए। आय
4,500 करोड़ का अनुमान था और आया है 4,610 करोड़ का आंकड़ा। तो आय थोड़ी सी बेहतर है, हालांकि आय की वजह से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये मार्जिन्स देखने होंगे, वॉल्यूम ग्रोथ, रियलाइजेशन, ये तमाम वो आंकड़े हैं जो देखने के बाद आपको मन बनाना चाहिए कि ग्रासिम के स्टॉक पर किस तरह से रिएक्शन दिया जाए। और अगर बढ़ा है तो उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि नतीजों से पहले ग्रासिम कमज़ोर हो चुका था, थोड़ा नीचे आया भी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ग्रासिम और नतीजों के बाद, अरे कुणाल जी है ना हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट, कुणाल जी को तो तुरंत चार्ट पता चल जाता है कि रिजल्ट के बाद क्या कराएं। फटाफट कुणाल बताएं पहले ग्रासिम के चार्ट, इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं। देखिए मेरी राय में बाय करना चाहिए अनिल जी। बहुत अच्छा नीचे बेस बना है और आप देखिए जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन डेरिवेटिव्स में हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई डाउनसाइड बनेगा। इनफैक्ट 1035 के नीचे जाने की संभावना मुझे अब कम दिखती है। ऊपर गया तो देखिए 1060 मुझे लगता है आज इंट्राडे में शायद ये दिखा दे, तो खरीदने में हर्ज नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस 1035 पर रखना। ओके, लेकिन इस बीच में ध्यान रखें आय मुनाफे का आंकड़ा जो आपको कम दिख रहा है 500 करोड़ के सामने, 219 करोड़ का एक मुश्त घाटा। अब इसको जोड़ लीजिए, अपने आप आपको आंकड़ा बढ़िया दिखने लगेगा। तो ये आंकड़ा देखे बगैर सर आपने चार्ट्स बता दिए, हाँ वेरी गुड। चलिए 373 करोड़ में 219 जोड़े, यानी 573 और 590 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। 592 करोड़ ये है मुनाफा, यानी कि 500 करोड़ के सामने 592 करोड़ तो अच्छा ही कहा जाएगा। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ है और श्रीकांत से भी एक बार मैं फटाफट राय ले लूं ग्रासिम पर इन नतीजों के दम पर। श्रीकांत बताइए। गुड आफ्टरनून जी अनिल जी, मुझे लग रहा है कि ये जो सीमेंट स्पेस है उसमें काफ़ी अच्छी बिकवाली देखने को मिली है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक इमीडिएट टर्न अराउंड देखने को मिले। यस, अगर क्रूड प्राइसेस के ऊपर अगर कोई हल निकल के आता है और उन प्राइसेस को अगर कम किया जाता है तो या तो शायद इसको अगर फ्लैट रखा जाता है फॉर कंसिडरेबल पीरियड, तो फिर हमें इन सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बट अगर चार्टिकली देखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रेशर में है और अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो करंट लेवल से मैं बोलूंगा कि इन सभी स्टॉक से ट्रेडिंग व्यू से तो बिल्कुल दूर रहे। ओके, फिलहाल दूर रहे। बताइए क्या करना चाहिए? जी सीमेंट के में ना सेक्टोरल बहुत है, क्योंकि सीमेंट को इधर से उधर जाने में साउथ में डिफरेंट अप्रोच रहेगी, नॉर्थ में डिफरेंट अप्रोच रहेगी। आप सीमेंट को पूरा वो नहीं कर सकते, कोई किसी सेक्टर में प्राइस बढ़ सकते हैं, किसी में नहीं बढ़ सकते। बट ये क्वार्टर जनरली जो मॉनसून वाला होता है इनके लिए जो अगला भी क्वार्टर है थोड़ा सा टफ ही रहेगा और करेक्टिव मूव में आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम तक ये एक कंसोलिडेशन मोड में रह सकते हैं इस करेक्टिव मूव के बाद, ना भी भागेंगे और ना मुझे कोई नई गिरावट लगती है। सो एक आध क्वार्टर के बाद इनमें दोबारा से कुछ मूवमेंट आएगी, क्योंकि ये स्लो मूवर्स हैं और जो बड़े वाले दिग्गज शेयर हैं इसके अंदर जब एक बार वो कंसोलिडेशन में आते हैं तो लंबी लंबी कंसोलिडेशन में जाते हैं। सो आई थिंक किस साउथ में या नॉर्थ में थोड़ा सा डिफरेंशियल रहेगा कि आप सीमेंट को पूरी एक तरह से नहीं देख सकते, इसको सेक्टोरली देखना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन जोन रहेगा सर, कोई जल्दबाजी वाला ट्रेड अवेलेबल नहीं है। ओके, जल्दबाजी में कोई ट्रेड ना करें, ज़्यादा बढ़िया है। ये साफ राय आती हुई दिख रही है। वापस घूम फिर के नीचे भी आ रहा है ग्रासिम का शेयर। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़िया बढ़ के आया, 526 से 844 करोड़। नंबर खराब तो नहीं दिख रहे, फिर भी मार्जिन 17% से 18%, ऐसे तो सब ठीक ही दिख रहे हैं मार्जिन में, ऐसा कोई खराब तो कुछ भी नहीं है। चलिए बाजार खराब है यही मान लेते हैं। लेकिन जो हमारा अटक गया था चार्ट पर चर्चा थोड़ी लंबी चल गई, लेकिन डिम्पी और राकेश जी माफी चाहता हूँ, बीच बीच में बहुत सारी खबरें आ गई। क्या करें, न्यूज़ चैनल में जो न्यूज़ आती पहले लेनी पड़ती, तो एक के बाद एक बहुत सारी खबरें आ गई। अब बताइए आपके चार्ट पर। हाँ, तो आप टाटा मोटर्स का चार्ट बता रहे हैं मंसल जी, राइट? बिल्कुल अनिल जी, अगर आप टाटा मोटर का एक नॉर्मल चार्ट देखें तो चार्ट देख के घबराहट होती है। देखिए नॉर्मल चार्ट है, इस चार्ट को देख के कोई भी चार्टिस्ट होगा जो नॉर्मल, वो बोलेगा उछाल पे बिकवाली करो, सेलोन रैली वाला स्टॉक है और अंडर परफॉर्म कर रहा है, इससे निकल जाना चाहिए। ये इसका नॉर्मल चार्ट है। डिम्पी भी चार्ट देखते हैं, आप डिम्पी से भी पूछ सकते हैं। अच्छा राकेश जी, मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है। ये नॉर्मल चार्ट तो है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, ये पैटर्न क्या है? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? और दूसरा, ये जो गिरावट अभी आप देख पा रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलेगी? चार्ट देख के तो लग रहा है कि हाँ ये कमजोरी होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल रही है? आप क्यों कह रहे हैं टाटा मोटर्स बाय करें? डिम्पी, अगर इसका नॉर्मल आप चार्ट देखते हैं तो ये क्लियरली लगता है कि बिकवाली करनी चाहिए। बट सभी लोग चार्ट देख रहे हैं, सभी लोग, तो आपको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा अगर आपको मार्केट को बीट करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, मैं कहता हूं कि आप
आप जब डॉक्टर पे जाते हैं अगर किसी ऑर्थोपेडिक वाले को, तो एक्सरे को सीधा उल्टा करके देखता है। तो इस चार्ट को भी अगर आप उल्टा करते हैं, उल्टा करें, हाँ, इस चार्ट को उल्टा कीजिए, इन्वर्स कर दीजिए। नॉर्मल को जरा इन्वर्स चार्ट आपके तौर पर दिखाइए आप। ये हो गया इन्वर्स, तो उल्टा कर दिया। अब आप इस चार्ट को अच्छा लगने लगे है तो एकदम से अनिल जी, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। हाँ, उल्टा का मैं आपको देखिए तरीका कितना है। पहले ये W था, अब M हो गया, M बन गया। अब आप मेरे को बताइए इन्वर्स का मतलब क्या? देखिए, अब डीपी जैसे इस चार्ट को उल्टा करा तो क्लियरली दिखता है यहाँ पर कि 270 से लेकर 290 एक अहम सपोर्ट है। जो अभी एक फियर था हमारा कि उछाल पे बिकवाली करो नीचे गिर जाएगा, तो अब यहाँ पर हमको एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है ऑन एक बड़े चार्ट पर कि 270 से 290 एक इमीडिएट सपोर्ट है। और चार्ट देख के अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको ये लगेगा कि ये सपोर्ट टूटना इतना आसान नहीं है। बेसिकली जब आप चार्ट को उल्टा करते हैं तो आपका जो फियर है वो ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, इस मार्केट में दो ही चीजें चलती हैं, फियर एंड ग्रीड। यानी कि ये लालच है, ये ग्रीड है। हाँ, ये फियर आपका फियर है जो टाटा मोटर आपको गिरावट पे खरीदारी नहीं करने दे रहा है। एक बार नॉर्मल चार्ट एक बार वापस से दिखाएं। वो ग्रीड, वो फियर, दोनों का एक बार कॉम्बिनेशन, यानी कि घबराहट और लालच। वो क्या है, वो आपके सामने है। ये है घबराहट का, आपको बार बार एक मौका मिलता है, टूट जाता है। बिल्कुल बोल रहे हो, ठीक राकेश जी। और इस चार्ट को अगर आप देखते हैं तो कहीं नहीं लगता है कि नीचे ये सपोर्ट पे रुकेगा। हैंगिंग है, हैंगिंग है, लटक रहा है, टूट सकता है कभी भी। एक डोरी टूट के तो फिर से नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। और अब अगर इस चार्ट को उल्टा करते हैं अगर आप, तो एक क्लियर दिखता है कि ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। ये सपोर्ट इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। एंड इन पे अगर आप ध्यान दें, जब जनवरी में एक मेल्टडाउन मार्केट के अंदर आया था तो कंटिन्यूसली आपके साथ मैं बोलता था कि निफ्टी 10,000 के नीचे नहीं जाएगा, और जाएगा तो टिकेगा नहीं। वो एनालिसिस भी इनवर्स चार्ट पर ही किया हुआ था। और एज ऑफ नाउ मेरा स्ट्रांगली मानना है कि टाटा मोटर अगर 300 रुपए के नीचे आता है तो उसे खरीदे, निवेश का नजरिया बनाए। 270, 290। तो ये आपको इसके चार्ट के पैटर्न से 290 और 300 वाली रेंज पक्की सपोर्ट दिख रही है। 270 से 290 एक अच्छा सपोर्ट है। बट ये सपोर्ट अकेला मुझे नहीं, दूसरे लोगों को भी दिख रहा होगा। तो 300 के नीचे आए, धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू करें। एक साल में मुझे लगता है कंजर्वेटिव होकर इंडेक्स का स्टॉक है, आपको इजीली 30% प्लस की रिटर्न यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, 30% की रिटर्न आपको मिल सकता है। चार्ट को देखने का तरीका बिल्कुल साफ, ग्रीड और फियर। आप एक तरफ देख रहे हैं, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे कि हाँ इसकी तस्वीर बदलती हुई दिख जाती है, तो एक बेहतर तरीका ये भी है। ये बताने की कोशिश थी राकेश जी। अच्छा, मेरे को एक चीज आपसे और जाननी है, ये बार बार इस तरह के जो स्विंग बनाता है, लहरें सी बन रही है, इसको कैसे आपने एक समरी कर दी? देखिए, जब आप चार्ट को इन्वर्स करते हैं और कंप्रेस करते हैं तो पिक्चर आपको ना बड़ी क्लियर दिखती है। एल्स क्या होता है, जब आप नॉर्मल चार्ट देख रहे होते हो तो आपको लगता है कि यार ये सपोर्ट है, ये टूट जाएगा नीचे की तरफ। बट जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो वो आपको रेजिस्टेंस लगता है और वो लगता है कि आसानी से टूटेगा नहीं। तो फियर बिकम्स ग्रीड, ग्रीड बिकम्स फियर। तो ये जो बिगेस्ट एनिमी है ट्रेडर और इन्वेस्टर के, आप उसको ओवरकम कर पाते हो अगर आप दोनों तरह के चार्ट्स को देखो। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात बता रहे हो। मतलब जनरली आदमी मतलब जो सोचता है उसका उल्टा कर ले, वो हो नहीं पाता। जब खरीदने का मन हो तो बेचो, जब बेचने का मन हो तो खरीदो, वो कर तो पाते नहीं इन्वेस्टर। तो फिर चार्ट उल्टा करिए। ये इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने, ये तो मजेदार है ना। बिल्कुल। तो मतलब आप ये कह रहे हैं बंसल जी कि फिर 270-75 के आसपास जब आ जाए तो टाटा मोटर को छोड़िए मत, ले लीजिए या अभी ले लें। अनिल जी, धीरे धीरे इकट्ठा 300 रुपए के आसपास है तो धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू करना चाहिए। और नीचे का सपोर्ट धीरे धीरे क्या पूरी टाटा की होल्डिंग थोड़ी खरीदनी है, 100-200 शेयर खरीदेंगे लोग। अनिल जी देखिए, हमारे जो व्यूअर हैं वो रिटेल निवेशक हैं, वो धीरे धीरे करके इन पार्ट्स खरीदे तो अच्छा रहेगा। अब से लेकर कब तक? 270-75 तक? मेरे को लगता नहीं अनिल जी 270-75 के प्राइस आएंगे। 290 का प्राइस भी आ जाए तो गोल्डन प्राइस होगा खरीदने के लिए। वाह, क्या बात। लेकिन अनिल जी एक चीज इसमें ये है, ये इन्वेस्टर्स के लिए है, ये जिनको लंबी थोड़ा टाइम भी देना है और जिनको पैसा अच्छा चाहिए। ये 10-5 रुपए के लिए नहीं है चार्ट, ये कम से कम आप मामूली 100 रुपए माने। देखिए अनिल जी, हाँ बिल्कुल, आप देखें तो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न कुछ भी नहीं है। अगर टाटा मोटर जैसा स्टॉक, सेफ्टी वाला स्टॉक, जहां से एक मौजूदा सरों से डाउनसाइड कैप्ड है, वो आपको 30% प्लस की एक रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, तो मैं समझता हूँ एक अच्छी रिटर्न है। अब मैं आपको एक सवाल ऐसा पूछूंगा जो आपको ये लगेगा बंसल जी कि अनिल जी ये सब ऐसी बातें क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी चार्ट के दम पे अगर आपको स्टॉक रिकमेंड करें तो मुझे स्टॉप लॉस तो चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए भी। वो क्या होगा वो बताइए। देखिए अनिल जी, अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो बेसिकली ये जो नेकलाइन बनी हुई है ना, ये जो नेकलाइन बनी हुई है 270 की, ये नेकलाइन के नीचे मतलब कि क्लोजिंग आ जाए तो आप मानो कि एनालिसिस गलत हुआ है। ठीक है, 270 के नीचे बंद हो तो, हाँ बंद हो जाए तो खैर वो तो आप रोज होते हैं साथ में, कभी भी पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ये थी हमारी चार्ट पर चर्चा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट बताया, मजा आ गया आज से ये। और बंसल जी ये पहला और आखिरी नहीं है,
और अभी ऐसा आपको निकाल के देना है। और अभी मैं जब आप इस पर बातचीत कर रहे थे तब मैंने कुणाल जी को भी बोला है, मैंने कहा आप भी ऐसे बढ़िया चार्ट पर चर्चा कोशिश ये करें, हर रोज कुछ ऐसा एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट वाला चार्ट आपको निकाल के दें, जिससे कि आपको ट्रेडिंग तो आप वैसे भी करते रहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी कुछ ना कुछ फायदा हो सके। चलिए आइए हमारे बाकी एक्सपर्ट्स को भी शामिल करते हैं चार्ट को हटाकर बाकी चर्चा में। और जो स्टॉक्स अब एक्शन में दिख रहे हैं मैं एक बार फटाफट आपके सामने रख दूं। सर ये कैसे किया आपने बंसल जी? मैं एक सुबह वाला पेज ले लेता हूं पहले, ये रहा आई फॉर IDBI, आई फॉर इन्फोसिस, ये दोनों स्टॉक थे ना आज सुबह आपकी लिस्ट में। बिल्कुल। और मार्केट इतना खराब होने के बावजूद IDBI सिर्फ 8% ऊपर है। अनिल जी कल के लक्ष्य भी, इसमें बड़े वाले लक्ष्य भी हमारे BTST टीम में भी दिया था इसको, और आज मॉर्निंग में भी दिया था। और टेक्निकली काफी बेहतरीन यहाँ पर रुझान है, और जिस इंटेंसिटी का अनिल जी यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये अपमूव आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अभी आपकी खबर पे, आपकी माफ कीजिएगा, आपकी रिकमेंडेशन पर जिन्होंने लिया है वो स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? अनिल जी देखिए, ये स्टॉक जो है ना स्मूथली स्टॉक चला है आज, ये नीचे से 62.50 से स्मूथली चला है, बीच में कोई बड़ी करेक्शन नहीं देखने को मिली है। और टूवर्ड्स अभी आप देखें तो 2 बजे के बाद से थोड़ा सा शार्प अपमूव देखने को मिला है। तो अनिल जी टेक्निकली तो कोई स्टॉप लॉस में रिव्यू बनता नहीं है, 62.50 ही यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बैठता है। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है जिसने रिकमेंडेशन पे लिया है तो यहाँ पे मुनाफा बांध ले, बट बेहतर ये होगा कि इसको कैरी करना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है यहाँ पर भी एक पॉजिटिव सरप्राइज मौजूदा सालों से भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अनिल जी बार बार नजर आ रही है निफ्टी पर, ये 470 पे चल रही है और 3 बड़े शेयर IOC, HPCL, BPCL, उसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। अब सरकार गंभीर भी है, अगर इनमें कोई अच्छी खबर आ जाए या फिर बिना अच्छी खबर के भी 500 के ऊपर आ सकता है आज निफ्टी? ना, मुश्किल। 500 नहीं आएगा, अब 500 आएगा तो 500 पे बिकवाली आ जाएगी। अब तो समस्या बड़ी शुरू हो रही है डिम्पी, और वही हम यही कह रहे थे कि देखिए 10-500 के नीचे आप टिकते और बंद होने की संभावना होती तो फिर दिग्गजों में बिकवाली का दबाव फैल सकता है। क्योंकि 10,500 पर 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है पुट में, जिसमें से 6 लाख शेयर आज फिर से जुड़े हैं, जबकि कायदे से तो और जुड़ने नहीं चाहिए, जबकि आप 10-500 को होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब एक चीज क्लियर है, 10-500 के पार जाने में मुश्किल आएगी। देखिए कोई भी जो सबसे बड़ा अहम सपोर्ट लेवल होता है और वो सपोर्ट लेवल टूटता है तो फिर बाजार के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती है। एक बार फटाफट मुझे जरा आप यूरोप और अमेरिका बताइए। हाँ बिल्कुल, एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं। एक बार यूरोपियन मार्केट्स पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो ओपनिंग आज फ्लैट सी हुई थी, कुछ ज़्यादा बड़े उतार चढ़ाव के साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बार अभी के आंकड़े 1-1.5% का नुकसान आ चुका है। यूरोप में नुकसान है, और अमेरिका में? अमेरिका की सिचुएशन भी आपके सामने, 200 अंकों का नुकसान है फ्यूचर्स में, तो 500 भी टूटा हुआ है। ग्लोबल मार्केट आज सुबह कह भी रहे थे कि आज डोमेस्टिक तो कुछ बदला नहीं, जो भी हो रहा है ग्लोबल की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल की वजह से आप शो में नहीं थे, फिर भी आपको सब पता है। हाँ बिल्कुल, इंडेक्स का आपकी पूरी रणनीति जो पूरा देश सुनता है, हम क्यों नहीं सुने, हम भी तो उसी देश के हिस्सा हैं जी। नहीं, देश से पहले चैनल का भी हिस्सा है। 10,500 ये एक्चुअली जो नीचे गया है ना डिम्पी, ये ठीक नहीं है। आप बिल्कुल पॉइंट आपने वो सही पकड़ा है कि 10,500 के नीचे क्लोज होना और उसके ऊपर ग्लोबल तस्वीर जो खराब है, तो ये तेजी की पोजीशन खत्म करने का वक्त है। और आज अगर किसी भी पुल बैक में आप 10,500 के आसपास आए तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम करें, ये ज़्यादा बढ़िया। तो मेरा ये मानना है कि बचे समय में हम 10,500 के ऊपर क्लोज आज दे नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और 15 लाख शेयर कॉल्स में जुड़े हैं आज, 10,500 के 30-31 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, तो अब ये भारी पड़ेगा। तो अब मुझे इस बात की दिक्कत कम है। कॉल को आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ये 10,500 की कॉल की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस? क्या बता रही है? ये बात सही है, कॉल्स की इंपॉर्टेंस फिर भी कम है। 10,500 के पुट की इंपॉर्टेंस ज्यादा, जो 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। उसमें दिक्कत क्या है डिम्पी, कि शॉर्ट हो ना हो, तेजी करने वाले ट्रेडर्स का ही प्रेशर बनेगा बिकवाली का। और जब अगर तेजी करने वाले ट्रेडर्स बेचने आए, खरीदना किसको ये बताइए? FIs को नहीं खरीदना है, ट्रेडर्स को नहीं खरीदना है, तो खरीदने वाले कौन बचे? लोकल फंड। अब लोकल फंड कितना निफ्टी वाले स्टॉक्स ले लेंगे? उनको लेना होगा तो कोई मिड कैप जाकर लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में दिक्कत ये कि इंडेक्स पर दबाव बन सकता है 10,500 के नीचे। तो मेरा ये समझना है 10,500 यहाँ से कहीं आपको 25-30 पॉइंट की अगर एक रैली मिले, रिकवरी मिले, तो वहाँ पर आप हल्का हो जाइए।
लॉन्ग तो मत ही करिए। ठीक और है। अगर आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 10,500 के नीचे जितना पहुंचे वहां पर थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बना ले तो हर्ज नहीं। वैसे 10,450 10,500 एक बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है एग्जैक्टली आज हम वहीं पर रुक रहे हैं, शायद क्लोज वहीं होती हुई दिखे, लेकिन खरीदने का कंफर्ट थोड़ा कम है। अगर ये 500 के आसपास क्लोजिंग दे या 450 पे क्लोजिंग दे तो आप इसको बुरा ही मानेंगे? हाँ, इसके 500 के नीचे कोई भी क्लोजिंग खराब है, बुरा माना जाए, खराब ही है। ठीक है। और ये अच्छा, बैंक निफ्टी पे मैं आता हूँ वापस। आज बैंक निफ्टी की तस्वीर थोड़ी अलग है, आप निफ्टी के मुकाबले अलग। ये पहले तो अलग सिर्फ एसबीआई और सरकारी बैंकों की वजह से या फिर कुछ और भी नोटिस किया गया इसमें? नहीं, मेन तो वही है, सरकारी बैंकों ने आज मोर्चा संभाला। जब सुबह सुबह एसबीआई खबर और उसके ऊपर बंसल जी अगर बोलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो ले लो ले लो, सुबह सुबह पहला स्टॉक ढूंढ के निकाला। देखो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या हाल है, 5-5% चला हुआ है शेयर, तो इन्होंने एकदम सही वक्त पे पकड़ा है। तो बेसिकली वो मामला है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए 25,800 बचे हुए समय के लिए निर्णायक लेवल है। 25,800 के ऊपर हैं तो आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं, 25,800 के नीचे हैं तो 100 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, 25,800 के पुट और कॉल दोनों में लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट है, 5-5 लाख शेयरों के आसपास का, दोनों में बराबर है 5-6 लाख शेयरों का। तो इसका मतलब क्लियर कट है, वो रस्साकशी वाला लेवल है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी उतना खराब, उतना मजबूत नहीं दिख रहा है जितना बैंक निफ्टी दिख रहा है, या यूं कहे कि बैंक निफ्टी उतना खराब नहीं दिख रहा है जितना निफ्टी दिख रहा है। तो अगर आपको एक ट्रेड लेना हो तो मैं बताऊं क्या ट्रेड होगा, शॉर्ट निफ्टी लॉन्ग बैंक निफ्टी। अच्छा, हाँ, और यहीं पे सामने? हाँ, अगर आमने सामने करना है तो बेस्ट है, या बैंक निफ्टी को 10,800 के पार टिकने दो और 10,800 के पार बैंक निफ्टी टिके तो वहां पे बैंक निफ्टी खरीद लीजिए और सामने निफ्टी शॉर्ट करके हेज कर लीजिए। ठीक है, मैं अगर 800 पे बैंक निफ्टी ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा तब? 10,700 700, और वही 100 पॉइंट ऊपर 900 का टारगेट बस। और बैंक निफ्टी, मैं निफ्टी अगर शॉर्ट करूं तो निफ्टी शॉर्ट करो तो ज्यादा 10,460 पे शॉर्ट करके कुछ मिलेगा नहीं, शॉर्ट hedging कर के लिए, देंगे। हाँ, बैंक मिलेगा निफ्टी कुछ। ले लेते हैं अगर एक बार 800 जाए तो ये better, ज्यादा अच्छा होगा कि बैंक निफ्टी और 10,800 पार करके बैंक निफ्टी के लिए टिकना भी चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि निफ्टी में बिल्कुल भी ताकत नहीं। आप देखिए ना, 0.1% अगर निफ्टी नीचे हो तो बैंक निफ्टी कितनी देर तक ताकत दिखा सकता है, वो भी तो बड़ी दिक्कत है ना। लेकिन एलजी पहला सारा क्रेडिट ना बैंक निफ्टी को जाता था कि निफ्टी को कमजोर करता है, बढ़ने नहीं देता। अब ये सारा क्रेडिट तेजी वाला क्यों नहीं जा रहा निफ्टी को? ये तो बिल्कुल नाइंसाफी जैसा है। बात तो सही है, ऐसा ही है डिम्पी। वैसे ये निफ्टी बैंक निफ्टी की चाल अलग अलग होती है, तब मजा आता है, ये लेकिन एनालिसिस करने का मजा तभी है। तभी मजा। ये तो खैर आप शुरू से ही कहते रहे कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी अलग अलग हो ना तब ज्यादा मजा है, तो ये तो खैर ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। खैर एक बार आगे बढ़ते हैं। अब निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर मेरे को नहीं लगता आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट होगा। ट्रेडिंग, कॉल, इन्वेस्टमेंट सभी रणनीति अब आपके सामने आ चुकी है। अब बिल्कुल शेयर्स पे आ जाते हैं। जरा एक बार ये देखते हैं कि आज के बढ़ने वाले शेयर्स में एक तो फ्यूचर रिटेल का शेयर अच्छा है और एक अशोक लेलैंड के अंदर पुल बैक वापस से आज 2% है। एक बार आशु, ये फ्यूचर रिटेल इसमें क्या करना है और दूसरा अशोक लेलैंड, इन दोनों में क्या करना है? दोनों की आज की क्लोजिंग ठीक है, बाजार के बिल्कुल उलट है। देखिए, दोनों ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है डिम्पी, डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग काउंटर हैं। और मैंने अभी भी टाटा मोटर के कंपैरिजन में भी यही बात बोली थी कि अगर डिप में लेना होगा तो मैं अशोक लेलैंड में वापस निवेश करूंगा, क्योंकि जिस तरह से उसने एक मूवमेंट दिखाई है और उसमें जो सारी नंबर्स भी चेंज हुए हैं, मतलब काफी लोग कॉट अनअवेयर। सो क्योंकि अशोक लेलैंड से एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो बहुत लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए उसके अंदर। सो मुझे कंफर्ट रेट अशोक लेलैंड में ज्यादा है, लेकिन डिप्स पे। एंड अनिल जी, मैं बिल्कुल अभी जो आपने वही बात बोली जो मैं बोल रहा था कि जो अभी तक निफ्टी में था, आपकी बिल्कुल ठीक बात थी कि 500 के नीचे और नई मंदी की शुरुआत हो रही है। और ये सर बिल्कुल जो गेम थी वो शॉर्ट कवरिंग की थी, शॉर्ट कवरिंग खत्म हो चुकी है। और अब जो निफ्टी को संभालने वाला वो जो इंडेक्स मैनेजमेंट होती थी वो भी आपको सामने, मुझे लगता है कि 90% वो नजर नहीं आएगी अगर कोई बहुत ही अलग चीज हो जाए। और अपसाइड कैप्ड हो गई और डाउन साइड ओपन हो गई है। अब 15 दिन के बाद अब सिनेरियो ऐसा हो गया कि सर इंडेक्स सेलिंग ज्यादा इजी ट्रेड लग रहा है, स्टॉक सेलिंग थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि कौन सा बेचे, क्योंकि जब वीकेस्ट सेक्टर या सेगमेंट ऑफ द मार्केट है उसमें अब थोड़ी सी पकड़ देखते हैं, जो पीएसयू बैंक से कुछ है तो देखते हैं। तो जो रोटेशन हो रही है वो नीचे की तरफ ही हो रही है और मुझे लगता है कि निफ्टी का डाउन साइड सर ओपन है। अरे बाप, डरा रहे हो सर आप बिल्कुल, है ना? फिर डरा कोई आज से थोड़ी डरा नहीं, तो 200-300 पॉइंट ऊपर से डरा रहे आज से, तो लगातार डरा है सर। रुकेगा कहाँ पे ये अभी पता चल गया कि तो बाद में बताओगे आप? अनिल जी, रुकने वाला काम नहीं। देखो, मेरे को डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेवल नहीं सर। लेवल के लिए आपके साथ 2 मास्टर बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बता सकते हैं। बिल्कुल, इनसे भी निकलवाऊंगा मैं लेवल, चिंता मत करिए। लेकिन इस बीच अगर आप बैंकिंग सेक्रेटरी पर भरोसा करते हैं तो उनकी तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है और ये कह रहे हैं कि किसी भी सरकारी बैंक को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। ये बात तो सही है।
आज तक हुआ नहीं, आज़ादी के बाद कभी भी कोई सरकारी बैंक डिफॉल्ट तो अब भी नहीं होगा। एनपीए पर बैंकों का बुरा दौर खत्म हो गया, ये बड़ी काम की चीज़ है। अगर बैंकिंग सेक्रेटरी को ये लगता है कि एनपीए वाली समस्याएं अब खत्म हो गई, अब सरकारी बैंकों के एनपीए नहीं बढ़ेंगे, तो ये तो मेरे लिए अच्छी खबर है, बढ़िया है। ओके, और बैंकों के लिए सही मैनेजमेंट का चयन जारी है, खाली पद भरे जाएंगे। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही तो हैं। इंटरेस्टिंग खबरें, और कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो इसलिए पूरा एक्शन मिस कहीं नहीं होगा, चाहे बैंकिंग सेक्रेटरी बात रखें, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो भी मूव है, और कल का एक्सपायरी भी है। तो जरा एक बार उसके बारे में भी देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में आपको क्या दिखेगा। एक दिन में होगी हफ्ते भर की कमाई, गुरुवार को करें एक्सपायरी से कमाई। बैंक निफ्टी भरेगा आपका खजाना। हमारा काम सबसे सटीक स्ट्रेटजी बताना। बैंक निफ्टी भरेगा खजाना कल दिन भर। तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आप रहिए तैयार, और हर घंटे डिम्पी बताएंगे आपको बैंक निफ्टी पर ट्रेड करने का। बिल्कुल हर घंटे बैंक निफ्टी पर आपको स्ट्रेटजी मिलेगी। कल तो गुरुवार को हमने एक काम किया है कि पोल तो मिलता ही है, बिल्कुल, और पोल अब तक तो पिछले हमने कितना 3 बार से शुरू किया है, और तीनों बार एकदम सही साबित हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज है, रजत और डिम्पी हमारे दोनों वायदा कारोबार के जो एक्सपर्ट है इन हाउस, ये दोनों उन्हीं लोगों को पूछते हैं जो वाकई में बढ़िया है। नहीं तो क्या पोल करने में तो आप पूरे हिंदुस्तान में करा लो ना, लेकिन उन्हीं एक्सपर्ट्स को पूछो जिनकी वाकई में गहरी पकड़ है। तो ये चुनिंदा 10 से 15 लोगों को पूछते हैं, उनका पोल बनाते हैं और आपके सामने रखते हैं, फिर एक्सपायरी वही होती है। तो पहली चीज़ तो वो, और दूसरी चीज़ हर घंटे में बैंक निफ्टी ट्रेड करने का तरीका बताएंगे। लेकिन इस बीच कुणाल जी ने इशारा कर दिया मुझे BTSTT। चलिए आज का पहला बिल्कुल बताइए, क्या खरीदने का है बेचने का, पहले वो बता दीजिए, बेचना है खरीदना पहले। बिल्कुल साफ साफ बेचने का सौदा है। कावेरी सीड को मौजूदा स्तरों पर बेचना चाहिए, और इसमें जो टारगेट मैंने सेट किया है 465 रुपए का पहला टारगेट होगा जो आज आना चाहिए, और उसके बाद 460 रुपए का कल तक का टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस 480 पर रखना होगा। नहीं 400। अभी क्या चल रहा है? अभी फ्यूचर में देखिए बात करते करते 469 हो गया, जब मैंने बोलना शुरू किया था 475 था। है जी, 475 से 475 से 466 हो गया। इतनी स्पीड से कौन सा गिरता है भाई साहब? यानी जी मैं भी देख रहा था 472 रुपए का कैश में रेट था, 472 रुपए से ऊपर का। ऐसा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कुणाल जी की या बंसल जी की शक्ल सामने आए और समझ में आ जाए ये बाय सेल कॉल दे रहे हैं और कौन से स्टॉक में दे रहे हैं लोग। मतलब इतना फास्ट, ये तो गजब है। तो ये सब फ्यूचर के लेवल आप दे रहे हैं, राइट? मैं एक बार फिर से देख लूँ फ्यूचर में मेरे यहाँ क्या दिख रहा है। कावेरी सीड्स गजब गिरा है भाई, क्या बात है। गिरा कैसे? वो सीधा गैप ही बन गया चार्ट पे, तो मतलब आपका सीधा 72 से आया ही सीधा 67। पहला टारगेट है आपका 465 का पहुंचने की तैयारी हो। 465 वैसे इंट्राडे में तो आ गया अनिल जी, अभी आके वापस से ऊपर गया। अच्छा, आके भी गया है? जी जी, लगवा दो ठप्पा? लगवा दीजिए चाहे तो। और 460 कल तक का। 460। चलिए ओके, तो ये है आपके लिए राय कावेरी सीट पर शॉर्ट साइड पर हमारी पहली आती हुई एक्सपर्ट। ठीक है, इस बीच एक शेयर हम कल से डिस्कस कर रहे हैं। कल तो कोई खबर नहीं थी, लेकिन वो पहले ही आपको बता रहे थे कि खबर आ सकती है, वो है सन फार्मा। आज सुबह सुबह एक प्रोस्टेट कैंसर की दवा की इनको मंजूरी मिली, शेयर दिन भर में नहीं टूटा और आज भी हरे निशान में खड़ा हुआ है। एक बार श्रीकांत, आपकी रिकमेंडेशन, ये 450 का बेस तो कंफर्म है ना इसका, अब तो पक्का ही है? सन फार्मा में देखिए कि 450 का बेस वैसे देखा जाए तो कंफर्म हो सकता है, क्योंकि वो पिछले कई महीनों से इसके ऊपर रहा है और इसमें वॉल्यूम्स भी उतने स्ट्रॉन्ग बिल्टअप नहीं हुए थे जब ये ऊपर से वापस नीचे आ रहा था तब। बट अगर ये 430 के लेवल को अगर तोड़ देता है तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि वापस एक बिकवाली का दौर बनेगा, क्योंकि हर एक फार्मा स्टॉक को आप देख लीजिए, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी या तो आप सन फार्मा, इन सभी में डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। पिछले कम से कम 6 से 8 महीने से ये इन लोज के ऊपर ट्रेड कर रहे थे और किसी भी रीजन से अगर ये लो ब्रेक होते हैं तो तकलीफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है फॉर रिस्क टेकर्स एज वेल एज फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स। तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि डेफिनेटली सन फार्मा हम बाय करके चल सकते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक निकल रही है, बाजार किसी तरह से कोई संभल नहीं रहा है, बल्कि गिरावट तेजी से बढ़ी है। अब 80 अंकों से ज़्यादा का नुकसान 450 पे तो आ ही गए हैं।
तो इसलिए रणनीति का आपको देखिए बेनिफिट हुआ। ये तो आप सोच रहे होंगे कि 500 टूटा, एक बार कहीं पुल बैक खेल लेते हैं, वापस तो आना ही है 500, नहीं आना, जो गया सो गया। फिलहाल अभी तो वैसे ही रणनीति 450 का अब नया लेवल आ गया, 450 तो हो गया, तो इंट्राडे में और गिरावट थोड़ी कि रुक सकता है? यार रुकेगा, थोड़ा रुकेगा फिर गिरेगा। लेना है तो फिर निफ्टी लेना है, बैंक निफ्टी लेना है, और तो कुछ करना नहीं है। अच्छा, एक चीज और, एक स्टॉक और मेरे रडार पे आ रहा है जिस पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, वो है जैन इरिगेशन, जो आज अपने नतीजे पेश करेगा। और नतीजों के पहले आप देखिए, जैन इरिगेशन हम कल भी बात कर रहे थे कि क्या ये BTST कैंडिडेट, मेरे ख्याल से 101 के आसपास था ना कल। आज की कमजोर बाजार में भी देखिए मजबूती के साथ खड़ा है, 1.5% मजबूत है, 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और एक खबर ये भी आई कि 240 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है इन्होंने विदर्भ में, ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट जैन इरिगेशन लगा रहा है। फिर आज रिजल्ट भी है, तो रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड बनता है क्या इसमें? श्रीकांत जरा बताइए। जैन इरिगेशन में आप पूछ रहे थे ना अनिल जी? हाँ, जैन इरिगेशन में भी सिमिलर फॉर्मेशन है, डबल बॉटम बना हुआ है 100 के करीब, और वहां से वापस एक रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट कल के दिन में इसमें एक बेयर ट्रैप फॉर्मेशन बना था, प्राइस ने एक ब्रेकडाउन किया था और वापस रिकवरी की थी। तो वैसे फॉर्मेशंस जनरली मैं फॉलो करता हूँ अगर मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है। तो मैं जो कल के लोज बने थे तकरीबन वो थे कुछ 97.50 के, तो 97 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। और मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक वापस 110-115 के करीब वापस आने वाले शॉर्ट टर्म में, यानी कि 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। एक और शेयर है जो अपनी लीक्स थोड़ा हट के टूट रहा है, वो है SRF का शेयर। ये शेयर करीब 4.5% आज नीचे आके समय कामकाज क्यों टूट रहा है? हाँ, 1808 पे। क्यों टूट रहा है आप बताएंगे? बंसल जी बताएंगे। बंसल जी बताइए। देखिए, आज सुबह ना डिम्पी जी, अनिल जी आजकल नई चीजें निकालते रहते हैं। आज उन्होंने नई चीज निकाली, चलते सुबह मॉर्निंग, हाँ चलते शेयर निकाला था SRF। जाते जाते जब 10:30 बजे शो खत्म कर रहे हैं, अच्छा, तो जाते भी लोगों को कुछ तो हाँ गुड बाय वाला वो होना चाहिए ना कि शो खत्म करे। हमने कहा जाते कोई स्टॉक ढूंढना शुरू करते हैं, तो आज हमने जाते कहा कि बचे हुए समय के लिए SRF शॉर्ट कीजिए। 1850-55 का रेट था, हमारी रिकमेंडेशन के बाद 1845 तक स्टॉक गया था, और उसके बाद स्टॉक ने एक रैली दिखाई थी, बट स्टॉप लॉस मैच नहीं हुआ था, और अल्टीमेटली जो 1800 के टारगेट्स थे वो मैच हो गए। बेहतर, ये तो अच्छा है। तो एक नई सीरीज ही शुरू हो गई अपने, हमें चलते तो हर रोज ही है, फिर आप एक चलते आइडिया मिलेगा, पक्का देंगे जाते बिल्कुल। ठीक है, हाँ। अच्छा, कुणाल जी कुछ सिग्नल आया? जी अनिल जी, एक और STBT का मौका है, बताइए। ये मनापुरम में है, जिसमें अभी ब्रेकडाउन आ रहा है। मुझे लगता है मनापुरम जनरल फाइनेंस इन्हीं स्तरों पर बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं नीचे ला रहा हूँ, 112 रुपए 40 पैसे पर स्टॉप लॉस होगा। पहला लक्ष्य 111 का रहेगा, दूसरा टारगेट 110 का रहेगा। 111 और 110 टारगेट ठीक है कि थोड़े बड़े करने हैं अनिल जी? देखिए, बोलते 111 हो गया फ्यूचर में, तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बड़ा कर लो, 110 कर लीजिए। जो कल तक का हमारा टारगेट था वो आज आना चाहिए। 110 आज का, कल का फिर, और कल का फिर अनिल जी 1 रुपया और नीचे घटा दें तो 109 रुपए पर कल का लक्ष्य। ये 1 रुपए में आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, बहुत है फ्यूचर के लिए तो अनिल जी बहुत रहता है। डिम्पी की कमाई कितनी होती है? डिम्पी वाला कैलकुलेटर निकालो जरा। मैं ही बता रहा हूँ आपको, मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ कैलकुलेटर। खर्चे निकालने के बाद ही आपको बता रहा हूँ मन्नापुरम में कितने पैसे बनने वाले। डिम्पी की कैलकुलेशन जबरदस्त है। चलिए, 111 भी आ गया। हाँ, 111 अगर आ गया ना तो आपको 1 रुपया मिला तो 6000 रुपये आ गए सर। अच्छा ठीक है, इसमें अगर खर्चे आप काट रहे हैं भाई 5000 तो बन ही जाएंगे आपको, तो 5000 पे बन गया। ये ठप्पा एक टारगेट 1 का नहीं है, ठप्पा बकायदा 5000 की गड्डी का है। तो आपको लगा है मन्नापुरम फाइनेंस में अगर आपने शॉर्ट किया है तो अभी हाथों आती एक लॉट पे ही सीधा 5000 रुपए का गेन आपको। ये वैसे तो 6000 का लॉट है, इसका 6000 का। मेटल्स बड़े तेजी से टूटे आज। देखिए टाटा स्टील 6% ये आशु सर, ये जरा बताइए, ये मेटल को ये वही है कि भाई 10-500 के टूटने के बाद जो दिग्गजों में बिना मतलब कि तेज बिकवाली समझा जाए, या कोई वाकई में फंडामेंटल कारण है इनके इतने गिरने के पीछे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अनिल जी ये जो मेटल्स में जो अभी तक की पकड़ थी उसमें कहीं ना कहीं ये जो आज की गिरावट है ये डेफिनेटली दिखा रही है कि कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और ऐसी गिरावट में जब कोई जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो वो टूटता है तो अनिल जी उसमें पार्टिसिपेट पहली
पहले एक्शन में कर लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं तो वो जब क्रीम है वो निकल जाती है। सो थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, बट आज जो जिस तरह से ब्रेकडाउन दिखा है तो सर बिल्कुल ये तो जो जब स्ट्रॉन्ग सेक्टर ऑफ द मार्केट है जिसने मार्केट को संभाल रखा था वो टूट रहा है तो वो सिग्नल तो और भी ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि जिन्होंने अगर संभाल रखा है वही वीक सेक्टर हो जाएंगे तो जो वीक वाले हैं वो कितना संभाल सकते हैं। सो आज की जो गिरावट है मतलब इट डिफाइज द लॉजिक जो इमीडिएटली होना चाहिए था। ये टेक्निकल पोजीशन में नहीं टूटी सर, ये सेक्टर एक और बताता हूं, ये ओवरबॉट सेक्टर नहीं था कि ये रिटेलर के पास नहीं था जिसका कोई मार्जिन कॉलिंग हुई हो, या बाकी मिड कैप्स में जरूर हुई होगी, बाकी चीज में जरूर हुई होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। सो उसके बावजूद जो ये गिरावट हुई है इसका मतलब डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हैंड इसमें से निकल रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो मामला तो ठीक नहीं है, ये बिल्कुल मुश्किल वाला है ही, और बाजार धीमे धीमे कमजोर हो भी रहे। 10,450 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है, देखते हैं कितना टिक पाता है। धारणा होती है मार्केट के अंदर की थोड़े वीक हो जाएगा जो चले हुए शेयर्स हैं, लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क ने वो धारणा बिल्कुल गलत की है। उसके तो जिम्मेदार एक ही आदमी है, राकेश जी बिल्कुल 100% यही जिम्मेदार है जिसकी वजह से गिर नहीं रहा है शेयर। यस 2% ऊपर है। सुबह बात हुई, सुबह डिम्पी जी रिकमेंड किया था इस स्टॉक को भी मेरे दबाव में आके। नहीं दबाव में नहीं, पैटर्न था। मैं 2 दिनों से दबाव बना रहा हूँ, जुबिलेंट फूड चलेगा बंसल जी आज फिर बोले कि नहीं अब चलेगा, और इनके बोलने पे चल रही है। और देखिए डे हाई पे है बाजार, डे लो पे। बताइए राकेश जी लेवल्स बताइए। देखिए हमने अनिल जी 2550 के अराउंड रिकमेंड किया था और पहला टारगेट 2575 2580 का दिया था, वो अचीव हुआ है। टेक्निकली 2525 का स्टॉप लॉस दिया था। अगर किसी ने इमीडिएट ट्रेडिंग के नजरिए से लिया तो अनिल जी यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल होता है, अगर मुनाफा नहीं बांधा है तो स्टॉप लॉस 2550 पे आ जाता है। ओके चलिए, है तो 2550 पे स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। इस तरह के बाजार में नहीं गिरना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। क्यों? बिल्कुल ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आज बर्जर पेंट के अंदर मुनाफा वसूली का दिन था, आज ये 4% नीचे आ गया। श्रीकांत एक बार आप इसके चार्ट देख के बताइए ये और कितना प्रॉफिट बुक कराएगा। बर्जर पेंट अगर एक उसके बेसिक ट्रेंड को अगर आप देखते हो डिम्पी, तो एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड है और उसमें बीच बीच में कभी बड़े बड़े करेक्शंस आ जाते हैं, फिर वो वापस एक साइडवेज करेक्शन में चला जाता है। मुझे लगता है शायद 280 के आसपास है, शायद मार्केट अभी जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के करीब जा रहा है। मुझे लग रहा है कि 275 के करीब इसे अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा और ये स्टॉक वापस 290-95 के करीब जा सकता है। वैसे क्रूड प्राइसेस बढ़ गए हैं तो जिसके पीछे इन सभी स्टॉक्स में दिक्कतें हो सकती है, लेकिन इस बार के इनके नंबर्स अच्छे थे। प्लस अगर आप इनके टेक्निकल फॉर्मेशंस को देखोगे तो पिछले जो 15 दिन में जो मार्केट में जो तेजी बनी थी उसमें मैक्सिमम आउट परफॉर्मिंग अगर कोई सेक्टर था वो था पेंट इंडस्ट्री, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट। तो मुझे लगता है कि करेक्शन में लेना चाहिए और 280 के आसपास है, शायद इसी प्राइस से भी ले सकते हैं। तो 275 बढ़िया सपोर्ट है, बाय करके चले। मुझे लगता है कि वापस 295 या 300 के लेवल्स को ये दिखा सकता है। ओके और 3 बजे इस वक्त आपको बता दें आज का सबसे बहुचर्चित स्टॉक है HPCL, और HPCL के CMD MK सुराना साहब ने कहा कि कंपनी मौजूदा साल में 8,400 करोड़ का निवेश करेगी। साथ ही उन्होंने MRP और HPCL का मर्जर भी इसी साल पूरा होने की उम्मीद जताई है। सुराना साहब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस के प्रकाश प्रियदर्शी के साथ। आई सुनते हैं। हमारे साथ HPCL CMD मुकेश सुराना है। सर जी मीडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। मेरा पहला क्वेश्चन होगा, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं Q4 में और ओवरऑल अगर हम देखें HPCL के FY 17-18 में, मेरा पहला क्वेश्चन होगा क्योंकि आपने रिकॉर्ड प्रॉफिट रजिस्टर्ड किया है तो कौन कौन से मेजर फैक्टर रहे हैं इसके लिए? ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, पिछले साल सबसे अच्छा रहा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में। रिफाइनरीज में एनर्जी एफिशिएंसी पे काफ़ी काम हुआ है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे काफ़ी काम हुआ है। तो इससे हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई देयर इज़ सच ए गुड परफॉर्मेंस। खासकर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम हो रहा है। गवर्नमेंट ने LPG उज्ज्वला स्कीम के तहत जो टारगेट्स है उसको रिवाइज भी किया, इनफैक्ट बढ़ाया है। तो बॉटलिंग प्लांट काफ़ी लग रहे हैं। तो ऐसे में कैपेक्स प्लान क्या होगा इस ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर का? इस साल का कैपेक्स प्लान 8,400 करोड़ है और उसमें हमारे दोनों रिफाइनरी के एक्सपेंशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी है, हमारे मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं। MRPL के मर्जर की बात करें, आपने कई बार कहा भी है कि वो जितना जल्दी हो जाए बेहतर है क्योंकि सिनर्जी आएगी और इसका जो प्रॉफिट है, फ़ायदा है, वो मैक्सिमम तरीके से उठाया जा सकता है। तो उसमें कितना प्रोसेस उसमें बढ़ोतरी हुई है और क्या इस फाइनेंशियल ईयर तक हम ये उम्मीद करें कि मर्जर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, दोनों ONGC, HPCL और MRPL के लोग इसमें टीम्स इसमें बात कर रही है और हम
हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे एक टोटल चीज़ को एक कंक्लूजन की तरफ ले जाया जाए। अभी इन चीज़ों को दोनों बोर्ड में जाना बाकी है, ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन चालू है। एग्जैक्ट मॉडलिटीज़ हम लोग करके फिर बोर्ड में जाएंगे और उसके बाद उसकी जो प्रोसेस है वो फॉलो होगी। हम इसी कोशिश करेंगे कि इस साल यदि हो पाए तो अच्छा है, क्योंकि इससे डेफिनेटली दोनों कंपनी को फ़ायदा होगा। प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी, ग्लोबल सिचुएशन जिस तरह की होंगी, तो इसका सोल्यूशन क्या है? टैक्सेशन पे डेफिनेटली कुछ न कुछ तो सोचा जा सकता है, क्योंकि टैक्सेशन रेट्स आर हाई, नो डाउट अबाउट इट। और एक जीएसटी में यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाया जाए तो एटलीस्ट इनपुट क्रेडिट्स वगैरह का कुछ फ़ायदा हो सकता है, उसमें कुछ रेशनलाइजेशन भी हो सकता है। और कुछ प्रोडक्ट इस जीएसटी में, कुछ प्रोडक्ट जीएसटी में नहीं है, उससे भी थोड़े डिस्टॉर्शंस है, उसमें भी थोड़ी रिलीफ हो सकता है। तो ये सब देखना पड़ेगा। अनिल जी, मेरा बीटीएसटी है। तो एचपीसीएल आज सबसे कमजोर खिलाड़ी, निफ्टी में अब भी 8% नीचे है, लेकिन एक स्टॉक जो बेहद मजबूत है और रिजल्ट आने के बाद हम जिसका जिक्र भी कर रहे थे, और वो है ग्रासिम, और जिस पर काफी स्ट्रांगली बुलिश होकर बात कर रहे थे कुणाल जी भी। कुणाल जी, ये तो स्टॉक तेजी के लिए तैयार हो रहा है, लोगों को समझ में आ गया कि रिजल्ट खराब है नहीं। देखिए, और 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 2.25 लाख शेयर का इजाफा चार्ट पे मजबूत दिख रहा है। बिल्कुल अनिल जी, बीटीएसटी जैसा है कि या वैसा? देखिए, हालांकि ग्रासिम स्लो मूविंग स्टॉक है तो बीटीएसटी की कैटेगरी में फिट नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे जब रिजल्ट आ रहे थे, आप चर्चा कर रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था कि 1030 के नीचे नहीं जाएगा, और देखिए 19 तरह से वापस ऊपर आ गया। राइट, ये मुझे लगता है 1048 के ऊपर अब निकला है। एक बार 1060 भी आज या कल में दिखा सकता है। 1060 आज, ये तो बहुत छोटा है। देखिए, 10 रुपए तो अभी आ जाएगा। जितना ये धीरे धीरे चलता है अनिल जी, मुझे लगता है कि 10-15 रुपए का ही मूवमेंट इसमें देखा। अच्छा, ये मतलब स्लो मूविंग वाला है। 1060 का टारगेट आज के लिए। बंसल जी कुछ कह रहे हैं आप? अनिल जी, एक मेरा पिक है बीटीएसटी। बाय या सेल? सेल अनिल जी, सेल। मन नहीं है बाय देने का बिल्कुल भी नहीं अनिल जी, बाय का भी अभी है। अभी पहले सेल कॉल है। बताइए। सेल एस्कॉर्ट्स को बेचे आप 876 के अराउंड स्पॉट में ट्रेड कर रहा है। 887 का एक स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 870, दूसरा टारगेट 864। ये सब कैश के लेवल है आपके? ये सब कैश। नहीं, बेचने वाले में तो आप फ्यूचर के देते हो जी। आज के लिए दे रहा हूँ, मेरे टारगेट अचीव हो जाए। तो आज के तो क्या हो गया, तब भी कैश की दिया। ठीक है अनिल जी, इस पे मनापुरम का हमारा लक्ष्य आज का हिट हो गया। अच्छा, एक मिनट रुको, सील तो बाद में भी लग सकती है, पहले लोगों को एक बार मैं बता दूं फटाफट। एस्कॉर्ट्स 887 रुपए ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 870 पहला टारगेट है, लो आ गया है तो, और 864 दूसरा टारगेट है, वो भी आ जाएगा। ये बेचने की राय है। बंसल जी के सारे टारगेट जो है कैश मार्केट के। अनिल जी, एक बाय कॉल भी है मेरा, इंट्राडे के लिए है, ओवरनाइट कैरी ना करें, कैश मार्केट का। मतलब तो पीछे वाला ट्यूब हटा दूं, बीटीएसटी कर दूं, सिर्फ बीटीएस, बाय टुडे सेल टुडे टाइप। हाँ बताओ। डॉक्टर लाल पैथ लैब इस खराब मार्केट के अंदर भी स्टॉक तो कल परसों भी बोले थे आप। हाँ अनिल जी, काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 887 के अराउंड आप इसको खरीदें। 877 का एक स्टॉप लॉस, 900 का इंट्राडे टारगेट। डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये तो हिम्मत का काम कर रहे हो बंसल जी आप, कि 3:05 पे 900 रुपए वाला शेयर खाली इंट्राडे के लिए। देखिए अनिल जी, इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली आप किसी भी चार्टिस्ट से पूछो, देखिए आपके साथ 2 एनालिस्ट और बैठे हुए हैं, कुणाल जी, एक डिम्पी जी। आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो कोई मना नहीं कर सकता कि इसको ना खरीदा जाए। मुझे दिख रहा है, मेरे को चार्ट से देखना नहीं आता, लेकिन प्राइस मूवमेंट देख के मुझे भी लग रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो हाँ, कुणाल जी, किस पे लगवाना है आपका सील्स? देखिए, मनापुरम पे लगा। मनापुरम में आपका 109 का टारगेट हासिल या 110 वाला? 110 का तो हासिल हो ही गया, 109 भी आ ही गया अनिल जी, दोनों ही मान लीजिए। 109 भी आ गया? 109 रुपए 40 पैसे चल रहा है। अच्छा, 40 पैसे की तो आप गुंजाइश दे दीजिए। आपका फ्यूचर का लेवल है? फ्यूचर ओके, कैश में ऊपर है, फ्यूचर में भी आने की तैयारी। टारगेट 1 टारगेट 2 भी बना के रखिए भाई, जरा तैयार देखिए। डॉक्टर लाल आ गया क्या 900 रुपए? 900 रुपए के आसपास आने की तैयारी में डॉक्टर लाल। क्यों 896 तक तो मैंने देखा है। 899 मार के आया। 899, वो तो अभी आप 900 देते तो लोग सोचते 1 रुपये पहले भेज दूं। चलो, लेकिन ठीक है, आप लोगों को फायदा जरूर हुआ होगा। हाँ, और लेकिन अनिल जी, हिम्मत की काम है कि बाय कॉल्स भी टारगेट हिट हो रहे हैं और सेल भी, और आप बाजार देखिए एक तरफा है, किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दे रहा। इसलिए अगर आप 2:30 बजे हमारे साथ जुड़े, आपने रणनीति जानी है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, तो ये बात बिल्कुल तय है कि आपके पैसे बचे हैं। ठीक है, कमाना एक अलग बात है, लेकिन पैसा बचाना भी मार्केट के अंदर एक बड़ा चैलेंज है। तो निफ्टी को लेकर आज आपके जरूर पैसे बचे हैं। अगर आपने कोई
गलत कदम नहीं उठाया, यानी कि कोई आपने बाय ट्रेड नहीं लिया अभी तो। खैर, इस बीच एक दो शेयर और जरा देख लेते हैं। मार्केट के अंदर गिरावट तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इस बीच कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जो इसको अलग होके इसमें दिख रहे हैं। उसमें एक बार जरा आंध्रा बैंक दिखाएं, ये 5.5% ऊपर। एक बार आप नव भारत वेंचर्स को भी दिखा सकते हैं 5% ऊपर। ये मिड कैप कैटेगरी के शेयर बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी गिरावट कम है। एक मॉयल, ये शेयर भी 3% ऊपर है। कुणाल जी, अब जरा मॉयल के चार्ट देखेंगे। ये कल से ऐसा लग रहा था कि चलेगा, थोड़ा चला भी है, 6 रुपये ऊपर भी आ गया। अभी क्या किया जाए? मॉयल में एक पंगा है, जहाँ खुला वहां से गिर रहा है ये। हाँ, वहां से गिरा। हाँ, वहां से गिरा, मतलब ठीक नहीं लग रहा है एक्चुअली। इसका चार्ट तो मेरे ख्याल से बिगड़ा हुआ होना चाहिए। क्यों? ऊपर से तो टूटा है, बहुत वक्त से बिगड़ा हुआ चार्ट है जी। लेकिन इसमें सिर्फ एक जो सेविंग ग्रेस है वो ये देखिए, आज एक गैप बना है और ये उस गैप को होल्ड कर पाने में अगर आज सफल रहता है तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म पुल बैक जरूर बन सकता है, जिसमें हो सकता है एक बार 205 206 के लेवल्स आ जाएं। स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए 192 का, जिनके पास पोजीशन है 192 का स्टॉप लॉस रखे। ऐसे कोई कंपेलिंग बाय नहीं है इसका। कंपेलिंग बाय नहीं। अच्छा, टाटा एलेक्सी कंपेलिंग बाय है 1200 के ऊपर। अगर आज क्लोजिंग दे दे तो, कंडीशन है 1200 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो। देखिए बिल्कुल डीपी, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा इसको कि 1200 के ऊपर अगर ये क्लोज दे दे तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि जो 1240 के अगले रेजिस्टेंस है वहां तक ये जा सकता है, तो 1200 के ऊपर खरीदना चाहिए। सही कह रहे हैं। एक स्टॉक अनिल जी जो सुबह निकाला था आपने, बर्जर पेंट 290 के अराउंड शॉर्ट करना था। शॉर्ट बोला था अनिल जी कि 292 रुपए स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस मैच नहीं हुआ। मैंने टारगेट कंजर्वेटिव दिया था 287 280, आपने थोड़ा एग्रेसिव पूछा, 280 बोला, वो भी आ गया अनिल जी। तो यहाँ पर भी एक स्टैंपिंग बनती है। स्टैंपिंग बनती है, ये स्टैंपिंग मेरी क्रेडिट में जाएगी, मंथल जी की दीजिए। अच्छा, वो आप क्या बोल रहे थे कि कंपेलिंग बाय नहीं है? मतलब सा स्टॉक का बोल? टाटा एलेक्सी में हमने पूछा था कि 1200 की क्लोजिंग दे रहे, तो उन्होंने कहा 1200 की क्लोजिंग के ऊपर वो। अच्छा, कंपेलिंग बाय नहीं है, वो कुणाल जी समझ। मेरे को तो लगता है जो आशु सर कह रहे हैं ना वो ज्यादा ठीक है। बाय कंपेलिंग नहीं है। हाँ, खरीदना ही जरूरी नहीं है। तो जो अभी आशु सर बोल देखो, वहां से बोलने के बाद 40 30 35 40 पॉइंट तो निफ्टी नीचे आ गया। जब 110 पॉइंट आ चुका निफ्टी नीचे गया, ये तो मार्केट मतलब खराब ही हो गया। 20,675 मेरे ख्याल से परसों का बैंक निफ्टी का लो था, एग्जैक्टली वो लो टेस्ट करने जा रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ आशु सर को सवाल ही क्या पूछूं जब उनको कुछ लेना तो है ही नहीं। हाँ, सब बेचने ही बेचना। आशु सर आप ही कुछ आइडिया दे दो, आपको क्या बोलना वो बता दो। सर देखिए, मैं अपने क्लाइंट्स को आजकल अक्सर बोलता हूँ कि पुट्स लेके डीमैट करवा लो अगर हो सकती है तो। अरे वाह, तो वो बहुत जरूरी है सर। तो पुट अभी कौन सा लेना है ये बताइए? क्योंकि जैसे मैंने बताया सर, अभी आपने सर निफ्टी का ही लेना है। इस वक्त जो इंडेक्स में गिरावट शुरू हुई है ना सर, ये मैंने जैसे बोला, ये नीचे का घर खुल चुका है। आप इसमें बियर स्प्रेड जरूर बना सकते हैं, लेकिन इन द मनी पुट्स लीजिए। 10,600 की पुट लीजिए, 10,500 की। हम इसको शिफ्ट करवाते जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है वो इन द मनी पुट्स के लेने के लिए है निफ्टी में। क्योंकि निफ्टी में सर वो जो मैंने बताया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि एक बार जब शॉर्ट कवरिंग ओवर हो गई तो कोई नहीं बचाएगा, और हमने देखा 300-400 पॉइंट नीचे आ गया। और आज भी देखिए किस तरह से, और आज आप देखिए सर कितने मतलब कंटिन्यूसली गिरने के बाद आज भी ऑलमोस्ट लोएस्ट पे बंद हो रहा है 100 पॉइंट गिरने के बाद। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है सर, जो काफी टाइम से स्टॉक्स में आ रहा था और निफ्टी में सिर्फ वो मैनेज हो रहा था। तो सर नीचे का घर खुला हुआ है, लेना तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब अगर आप बंदूक रख देंगे तो हम जरूर कुछ बोल देंगे, लेकिन वैसे कुछ लेने का मन नहीं है सर, कई दिनों से ही नहीं है, और कंसिस्टेंटली वही कॉल है। मैं बताऊं इस मार्केट में क्या लेना चाहिए? हाँ आशु सर बताइए सर। भगवान का नाम लेना चाहिए, इसका पैसा नहीं लगता। बाकी कुछ भी चीज लेंगे उसमें पैसा लग जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा मार्केट है, जो लो उसमें पैसा लगेगा। आप अगर आप जी सर, आप अगर सर रिटेल इन्वेस्टर से बात करेंगे तो पिछले 15 दिन में मतलब कुछ भी ऊपर नीचे होता हो, लेकिन बहुत पैसा टूटा है लोगों का सर, बहुत लॉसेस हुए हैं। सही बात। इतना करने के बाद भी, कि इतना मना करने के बाद भी जो लिमिटेड पोजीशंस थी उसमें भी बहुत लॉसेस हुए हैं। जब बार बार पैसे की, रुपए की बात हो रही थी, एक बार रुपए को भी देख लेते हैं, क्योंकि रुपया भी इस बीच कमजोर होता दिख रहा है। डॉलर के मुकाबले अब आपको 68 रुपया 30 पैसे के आसपास आ चुका है, तो ये कमजोरी है। और आपको आज फिर से ये आधे % के आसपास की दिख रही है। ये कल हो सकता है वापस मुश्किल करें लीजिए, अगर आप FIs के आंकड़े ठीक नहीं आए और रुपये के अंदर वापस कमजोरी फिर से आ सकती है। 69 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मार्केट तो ऑलरेडी वीक है ही।
तो ये दिखता भी है कि जब जब बाजार वीक होता है तो रुपए के अंदर कमजोरी बढ़ती है डॉलर के मुकाबले। इसका एक फायदा आज आईटी कंपनीज अच्छा उठा रही हैं रुपए की कमजोरी का। अगर आप इंडेक्स देखेंगे ना, ये इकलौता ऐसा इंडेक्स है जो इस समय बिल्कुल फ्लैट है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स फ्लैट है, सिर्फ 35 पॉइंट का नुकसान इस बड़े इंडेक्स में। केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक महिंद्रा और माइंट्री बकायदा ये हरे निशान में है और इन सबकी क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। तो एक रुपए का जो फैक्टर है ना, ये आपको मार्केट में इस समय दिख रहा है कि रुपया कमजोर, आईटी उस समय उसका पूरा फायदा उठाते हुए दिख रहा है। एक चीज बताइए, एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर श्रीकांत, जिन लोगों की निफ्टी विफ्टी में शॉर्ट पोजीशन है, क्या कवर नहीं करनी चाहिए 10,420 के आसपास, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दो जो लगाना है? अनिल जी, जो आपका डिस्कशन चल रहा था निफ्टी पे, मैं वही सुन रहा था। और अगर अर्ली ट्रेड अगर आप देखेंगे निफ्टी के, तो वहां पे 10,500 में 14 से 15 लाख कॉल्स की राइटिंग हुई थी अर्ली मॉर्निंग, जैसे मार्केट चालू हुआ था वैसे। तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि आज मार्केट को एक दबाव में रखेंगे। बट चूंकि काफी बड़ी पोजीशन पुट ऑप्शन में खड़ी है 10,500 के आसपास, मुझे लगता है कि ये 10,420, 10,450 ये एंटायर रैली के 50% रिट्रेसमेंट लेवल्स है। और यहाँ पे मुझे लगता है पैनिक तो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर एक कॉन्ट्रा बाय अगर आप लेते हो तो मुझे लगता है कि ये एक वापस जो एंटायर फॉल का एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, जो शायद निफ्टी को वापस 10,600 या 620 तक लेके भी आ सकता है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक गिरे हैं। रिलायंस, HDFC और जितने भी बड़े दिग्गज है ITC काफी ओवरसोल्ड जोन में है। तो मुझे लगता है कि यस, 10,400 या 10,390 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेते हैं तो वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है। और कितना मिलेगा? 10,475, 10,500 एक दो दिन में? अनिल जी, मुझे लगता है कि जो ब्रॉडर रेंज अभी रहेगी मार्केट की, उसके हम लोअर बाउंड्री पे ट्रेड कर रहे हैं और बेस्ट केस में हमें 10,600 या 640 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज जैसे बढ़ने वाले शेयरों में सिर्फ बैंकिंग ही है, वो भी SBI दिख रहा है। SBI लाइफ भी ऑलमोस्ट डे हाई पे ही है इस समय, 3.3% की तेजी के साथ। गोदरेज ग्रुप के एक दो शेयर थोड़े और ऊपर आए। गोदरेज कंज्यूमर्स का एक बार आप चार्ट देखेंगे कुना, 1103 पे 2-2.5% ऊपर भी है। इस पे क्या रणनीति रखें? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें डिम्पी, तो एक आउट परफॉर्मेंस आज हम देख रहे हैं, लेकिन एक रेजिस्टेंस है जो कि 1115 के आसपास दिखती है और उसके बाद फिर 1140 की रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि एक सेफ हेवन बाइंग जरूर है, लेकिन ओवरऑल अभी कोई यहाँ पर भी कंपेलिंग बाय का ट्रेड नहीं है। एक और चीज़ है अनिल जी, इसमें आप देखेंगे ना, जो कंजम्पशन वाला प्ले है, जो क्रूड और कंजम्पशन आपस में मिक्स होता है एक ही जगह पर आके, वो होता है एविएशन में। आप इंडिगो, स्पाइसजेट, जेट एयरवेज, ये तीनों शेयर आज बकायदा हरे निशान में। जेट ने तो खैर एक सर्विसेज भी लॉन्च की है और उसका भी फायदा इसको मिल रहा है, 5% ऊपर है। तो एक बार आशु जी से सवाल पूछना है। आशु, यहाँ पे दो बड़ी प्रॉब्लम, एक तो कच्चे तेल वाला जिसको नीचे ड्रैग करके जाता है ETF प्राइजेस से, और दूसरा कंजम्पशन है जो सबसे तेजी से अगर कहीं बढ़ रहा है तो यहीं बढ़ रहा है। ये आपको एयरपोर्ट पे जाके अपने आप से पता लगेगा, कोई अब रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जरा बताएं क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और मैं तो ये आंकड़ा कई बार ये शेयर भी कर चुका हूँ कि अगर आप इंडिया को पीयर्स में, अपने एशियन पीयर्स में शेयर कंपैरिजन करेंगे, तो जो नॉर्मल एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे 10 से 12% एयर ट्रैफिक है और यहाँ पे 2 से 3% है। तो हेडरूम बहुत अवेलेबल है। तो बिल्कुल आप ये कहते हो कि एयरपोर्ट पे जाओ और आप फ्लाइट पे बैठो तो कितना, मतलब आपको लगता है कि कितना लोग अपग्रेड हो रहे हैं और कितना ट्रैफिक अपग्रेड हो रहा है जो कि पहली बार एयर ट्रैफिक में है। सो मुझे लगता है कि क्रूड वाला स्केयर तो डेफिनेटली है, बट आप ये देखिए 700 वाला जेट एयरवेज 400 सवा 400 के अराउंड आ चुका है। डेफिनेटली बहुत कंफर्ट जोन में था, कॉम्प्लेसेंट था, क्योंकि ये नीचे आता ही नहीं था। आता क्यों है उस वजह से था, लेकिन इंटरग्लोब के रिजल्ट खराब आए और उसके बाद जो ओवरऑल सेक्टर में गिरावट आई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नीचे में इसमें एक बाइंग ट्रेड निकल के आएगा डिम्पी। और बिल्कुल क्रूड वाला जो रिएक्शन है, चाहे वो महंगा भी रहे, वो एक लेवल तक रहेगा, लेकिन जो कंजम्पशन है वो एवर ग्रोइंग है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड, बट हो सकता है थोड़ा तो अवधि ज्यादा की लेनी पड़े कि जो बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्सर इनमें वी शेप्ड या यू शेप्ड रिकवरी आती है, वो यू थोड़ा सा लंबा रह सकता है। बट ये एक लगता है कि मुझे ऐसा सेक्टर है या कुछ स्टॉक्स इसमें ऐसे, या सारे स्टॉक्स जो चाहे जेट की बात करें या स्पाइस जेट की भी, कि जरूर होल्ड करना चाहिए। और इनमें ये रिकवरी, मतलब ये एक पेशेंट ट्रेड होगा जिसको आप होल्ड करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं ये थीम आपको फिर पैसे देके जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए इन तमाम एविएशन स्टॉक्स पर आए। लेकिन एक और स्टॉक जो शॉर्ट साइड पर आ रहा है उसका जिक्र करें, और वो है टायर स्टॉक्स में
सीएट पे तो गहरी पकड़ बंसल जी रखते हैं। बंसल जी आप चार्ट तैयार करें उससे पहले। नहीं, गहरी पकड़ तो आपकी भी है। सीएट तो वही वाली बात होगी ना, ये कह के आपको चलता है, आपको बताता है कि यहाँ सीएट कैसे चलने चार्ट देखो। अब आप बताओ ये चार्ट देख के किधर जाएगा, नीचे के ऊपर? डिम्पी देखो जरा। नहीं, बंसल जी देख रहे हैं। बंसल जी और उससे पहले कुणाल जी ने तो हाँ भर दी है। कुणाल जी शॉर्ट है आपका जी, कितना गिरेगा? देखिए अनिल जी, मुझे लगता है जो अभी इसका मूवमेंट है, हालांकि देखिए काफी दिनों से गिर रहा है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है 1300 पहला टारगेट होना चाहिए जो कल तक आना चाहिए, और 1300 टूटा तो फिर ये 1275 के लेवल्स दिखाए। 1300 के नीचे 1275 ये फ्यूचर के लेवल है? ये फ्यूचर के लेवल। ओके। और कुणाल जी आप माफ कीजिएगा, बंसल जी आप बताइए। अनिल जी काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इसको तो मैंने काफी ऊपर भी रिकमेंड किया था 1300, लेकिन 1475 50 कुछ था ना? हाँ 1375 अनिल जी 1400 के ऊपर, हाँ, 1411 और 1325 के टारगेट दिए थे। और हाँ याद आ गया। बट अनिल जी यहाँ पर अभी भी जो डाउन मूव है 1280 तक क्लियरली एक्सटेंड हो सकता है। और एक और अनिल जी स्टॉक जो मेरे रडार पर है, ये 2 हफ्ते का चार्ट देखो, ये ओके ओके। स्कूटर्स इंडिया में हिस्सा बिक्री को मंजूरी मिली है, ये खबर आ रही है। कैबिनेट की बैठक में से ये आया है फैसला। ओके, स्कूटर्स इंडिया दिखाइए जरा शेयर। ये शेयर तो गिर जाएगा, ठीक है। स्कूटर्स इंडिया अच्छा 5% वाला ही है क्या ये? डिम्पी जी जरा देखिए, चेक कर लेते है ना, 5% वाला लगता हो गया काम इसका आज का। चलिए हाँ, तो आपका कोई और शॉर्ट कॉल आ रहा है? अनिल जी शॉर्ट कॉल है BTSTT? नहीं BTST अनिल जी कल भी दूंगा अनिल जी, मॉर्निंग में रिपीट करूंगा मैं तो, जैसे IDBI तो लीक हो गया, अब हम लेने नहीं देंगे। नहीं अनिल जी कल नहीं लेने देना, लेकिन कॉल तो अनिल जी रहेगा ना। बताइए। ITC को अनिल जी बेचना चाहिए है, ITC अनिल जी। अनिल जी जो पैटर्न है नहीं छोड़ना। यही समस्या है, यही समस्या है। मैं डिम्पी इसलिए मेरे को डर लग रहा था, ये 10,500 टूटेगा ना, उसके नीचे क्लोज होगा तो बिकवाली जो बढ़ेगी ना वो दिग्गजों में बढ़ेगी। अब देखिए एक एक आए दिग्गज पे शॉर्ट कॉल आ रहे हैं। देखिए ITC मैं 2 दिन से देख रहा था, अब तो जो लेवल टूटा है इसका उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेड है, 280 रुपए का आप फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाएं। 258 का इसमें टारगेट है अनिल जी। फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है, 5.25 रुपए का डिविडेंड है, इसलिए डिस्काउंट चल रहा है। एक्स डिविडेंड होगा ये 25 तारीख को। और जिस तरीके से जो ट्रेंड मार्केट में मैं देखता हूं कि जिस तरीके से ट्रेंड है ना, ये 25 तारीख के बाद ये और तेजी से गिरेगा। टारगेट्स मुझे लगता है 25-26 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छी इंटेंसिटी का इसमें ब्रेकडाउन है। तो ये आप दिन में जब आज हम 11 बजे वो IPL खेल रहे थे, आप तो उसमें अंपायर थे ना? हाँ, मैंने तो अनिल तभी ITC को अपोज किया था। तब ये अंपायर साहब ने बोला भाई कि सेल ITC बाय लीवर परफेक्ट हेजिंग है ना, लेकिन फंडामेंटली भी सेल ITC बाय लीवर परफेक्ट हेजिंग है क्या? आशुतोष बताइए जरा। बिल्कुल 100% अनिल जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओके वंडरफुल। चलिए तो ITC बेचो। एक जो भी आप सीएट की बात बोल रहे थे, उसमें एक एडिशन में कर दूं, शायद कुणाल भी इससे वाकिफ होंगे। ये 1320 पे ना एक बार का गैप भी बना हुआ, इसमें एक गैप डाउन है। मतलब अब आपका चार्ट एकदम से टूटा वॉल्यूम के साथ, आपको प्राइस नहीं देखने देता, चार्ट पे लाइन ही ड्रॉ नहीं होती है तो गैप बन जाता है। तो वो आपको हमेशा वॉल्यूम के साथ ही गैप बना हुआ दिखेगा, वो अच्छा नहीं होता। किसी का शेयर का ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, अगर वो गैप बन जाए, आज ही बना है 1:32-33 मिनट के आसपास का एक गैप है कुणाल, अगर आप इसको देखें ना इंट्राडे चार्ट में। इसका मतलब क्या एक बार 1320 आना चाहिए? एक बार 1320 नहीं आएगा, ये 1320 के जब तक ऊपर जाएगा नहीं अब ये चलेगा नहीं। ये शायद आप कैश मार्केट का चार्ट देख, कैश का देख रहा हूँ मैं स्पॉट का देख रहा हूँ। तो 1320 के नीचे जब तक ये खराबी है, वीक है, ये 1320 के ऊपर आने पे ही आपको सिग्नल देगा कि मैं अब चलूंगा या नहीं चलूंगा। यहाँ क्या कह रहे हैं जी? मैं कह रहा हूँ कि डिम्पी जी को ना थोड़ा इजी भाषा में समझाना चाहिए। जैसे आप सीएट है, ये तो पुल बैक ही नहीं लेता है, अपोलो टायर में फिर भी पुल बैक देखने को मिलता है। तो इसमें सीएट में घबराहट नहीं लानी चाहिए जिसमें पुल बैक ही नहीं आता। डिम्पी ने एक अच्छा लेवल दिया है, एक स्टॉप लॉस दे दिया है 1320 का। सीएट के टायर में नीचे गिरते वक्त ग्रिप कम है, आप ये कह रहे हैं? यही कह रहे हैं? हाँ। अब समझ में आ गया, आसान भाषा में सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। आप भाषा आसान करनी है तो मुझे बोल दिया करो, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत, भले चार्ट आते ना हो। लेकिन अच्छा, लेकिन एक स्टॉक जो अच्छा मजबूत हो रहा है वो है रैमको सीमेंट। श्रीकांत जरा इसके देखिए आंकड़े। वायदा कारोबार में 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, नतीजों के बाद 1% ऊपर आया है स्टॉक। कुछ मौका है खरीदारी का या दूर रहे, और अगर फंसे हुए लोगों को निकलना है तो किस लेवल पर निकलना है ये भी बता दीजिए। अनिल जी, मुझे लगता है कि रैमको सीमेंट ये वैसे देखा जाए तो मिड कैप स्टॉक है और काफ़ी अच्छे फॉर्मेशन के साथ है, यानी कि वैसे 880 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से करेक्ट होकर 750 हुआ और अच्छे रिजल्ट के बाद ये ऊपर आ रहा है।
मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरे सीमेंट सेक्टर में अगर डिलीवरी बेसिस पे अगर बाय करना है तो डेफिनेट बाय करें, क्योंकि क्रूड प्राइसेस मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई शॉर्ट टर्म में काफी बड़े बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ हल आ सकता है, तो डिलीवरी बेसिस पे ये भी बाय करें। बट साथ साथ मुझे लगता है अनिल जी, और एक स्टॉक में आपको बोलूंगा, बिरला कॉर्पोरेशन 755 या 57 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक मुझे लगता है कि काफी शानदार रिटर्न आने वाले शॉर्ट टर्म में ही, शायद एक हफ्ते में या 15 दिन में रिटर्न्स दे सकता है इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टमेंट बेसिस पे रैमको सीमेंट भी लिया जा सकता है और बिरला कॉर्प भी। एक चीज़ अनिल जी, जो ट्रेडर्स के मन में शायद अभी सवाल चल भी रहा होगा, वो किसी तरह से आज की गिरावट को तो एडजस्ट कर लेंगे। क्या कल भी ये टूटने के साइन आपको दिख रहे हैं? एवरेज अभी करें या नहीं करें? क्योंकि क्या ट्रेंड रिवर्सल हो गया है? जैसे हम कहते थे हम बुल मार्केट में हैं, हम तो तेज़ ही हैं, वो ख़त्म हो गया ऐसा? नहीं यार, एक चीज़ है ना इसमें, तो आपने सवाल मैं फिर बंसल जी को पूछता हूँ इसमें एक सवाल, क्योंकि बंसल जी परसों बता रहे थे कि डाउ में एक बढ़िया वो ब्रेकआउट वाला सिग्नल है, क्रॉसओवर। हाँ, तो कल थोड़ा नीचे गिरा, और क्या खाली कल की गिरावट से डरने की जरूरत है? आज फिर से बंसल जी डाउ 200 पर, हमें तो डर देखो डाउ से ही लगता है। देखिए अनिल जी, जो कल वहां पे क्लोजिंग हुई ना, उसको देख के पैटर्न फेलियर नहीं है, बट जिस तरीके से अभी चल रहा है, अगर ऐसे आज डाउ बंद होता है तो डेफिनेटली पैटर्न फेलियर है। अच्छा, ये रीजन अनिल जी कि आज मॉर्निंग में विप्सो कुछ बोलते वो पैटर्न फेलियर है, या बोलो कि एक आदमी का भी, एक एनालिस्ट का भी सक्सेस रेट होता है, वो तो कोई बात नहीं, उसमें क्या गलत, बेसिकली पैटर्न फेलियर है ये स्टॉक में पैटर्न का। अगर अच्छा समझो आज डाउ 200 पॉइंट नीचे खुले और बाद में रिकवर होकर हरे में बंद हो जाए रात को, तो अनिल जी फिर तो जो कल के हाइस के ऊपर अगर चल के बंद होता है तो काफी पॉजिटिव होगा। कल के हाइस तो आज कैसे क्रॉस करेगा? इतना जल्दी तो नहीं होगा उसको, तो बोला आज तो 200 अगर पॉजिटिव में बंद हो जाए तो भी एक आध दिन और देखें तो भी पता नहीं। 250 कल बंद हुआ डाउन नीचे, आज 200 नीचे फिर दिख रहा है। और एक चीज में है, मतलब ऐसा तो अपने नहीं जानते ज़्यादा डाओ के बारे में, लेकिन एक चीज़ मैं ट्रम्प साहब के बारे में जानता हूँ, वो बता दूँ, वो जैसे ही मार्केट ख़राब होने देते थे कुछ ना कुछ अच्छा ट्वीट कर देते ये बात पक्की है। वो ज़्यादा उनको है ना, खुद बिजनेसमैन है ना, तो उनको मालूम है कि मार्केट की अहमियत क्या होती है। तो अमेरिका की मार्केट ख़राब होने लगेंगे तो कोई अच्छा ट्वीट आ जाएगा, इसलिए मुझे अमेरिका में गिरावट से ज़्यादा डर नहीं लगता है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ अच्छा आ जाएगा। तो एक बार आशीष सर को पूछना, आशीष सर आप भी ट्रम्प साहब के ट्वीट को कुछ ऐसा पढ़ते हो आप ऐसे? नहीं, पर डेफिनेटली सर जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो कोरिलेशन उनका जरूर है कि वो चीज़ हो जाती है। अनिल जी, हमने पॉलिटिक्स से ही बात की थी और लास्ट वीक ही हम बात कर रहे थे कि कई बार वो जो क्लोजर टू द इलेक्शन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही जब बीजेपी आई थी, मोदी जी जीते थे, तो पहले साल ही क्रूड के प्राइसेस किस तरह से कम हुए थे, तो सारा सेहरा उनके गले बांधा जा रहा था। वही चीज़ वो जो देखिए इस साल आखिरी में इलेक्शन होने पे हो रही है। तो ये जो कनेक्शन है पॉलिटिक्स का और बाकी इकोनॉमी का, ये बहुत मैटर करता है और हमारे यहाँ इसलिए ज़्यादा मैटर कर रहा है क्योंकि क्लोजर टू इलेक्शन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। सो उस पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए सर। ओके और अच्छा, एक स्टॉक जो मैं इस खराब बाजार में बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, जो BTST करने जैसा है और मतलब खरीद के जाने जैसा लग रहा है मुझे, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा दिख रहा है। IGL देखिए पूरे सेक्टर के विपरीत और दिन भर मजबूत है देखिए, और ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज टर्म में सबसे ज़्यादा है आज IGL में 21% ओपन इंटरेस्ट है, 21%, 18 लाख शेयर आज जुड़े हैं। स्टॉक 1.25% मजबूत बंद हो रहा है, ये तो गजब कमाल कर रहा है। आज रिजल्ट आज ही आने वाले हैं ना IGL के, हाँ IGL के रिजल्ट आना, इसका मतलब पक्का है रिजल्ट तगड़े आने की उम्मीद है, तभी स्टॉक इस तरह से भाग रहे हैं। ये इसमें मैं बताऊँ बंसल जी, इसका मालूम है कैसा पैटर्न दिख रहा है मुझे, जैसा कल मुझे सिप्ला में दिख रहा था। आपको याद है सिप्ला 3:25 के आसपास में इसीलिए पूछ रहा था कि रिजल्ट के पहले अगर स्टॉक को इस तरह से मजबूत होके जाए तो फिर इसका मतलब IGL कल कितना भाग सकता है? कुणाल पहले आप बताइए। देखिए इसमें अनिल जी मुझे लगता है कि जो लेवल है अगला वो 274 का है, 274, तो 274 तक का इसमें रूम है अपसाइड में। एक अड़चन केवल ये है कि 265 के ऊपर निकल जाए, 265 के ऊपर निकला तो फिर 274 फ्यूचर। अरे मुझे एक बार स्टॉप लॉस पक्का दो और इसमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना वो बताओ, क्योंकि रिजल्ट है, ये रिजल्ट में कभी कुछ पता नहीं चलता कब कैसे क्या आ जाए कर जाए, लेकिन फिर भी देखिए स्टॉप लॉस तो बहुत साफ है, 260 पे रखना है। अच्छा, 4 रुपए की रिस्क है, 4 रुपए का रिस्क है, 260 का स्टॉप लॉस, 274 का टारगेट होना चाहिए और कन्विक्शन इसमें काफी है। मुझे लगता है जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन हो रहा है अनिल जी, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि 274 तक का एक मूव बन सकता है। ये तो भागेगा ऐसा लग रहा है, जिस तरह से जो है ना
और 265 आपका तो आ गया सर, ये तो जी बिल्कुल 265 भी आ गया, फ्यूचर में 264.95, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। बंसल जी आपका भी कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल अनिल जी, मैं कैश के लेवल में तो 263.50 का लेवल है, वो लेवल क्रैक हो चुका है, टेक्निकली बाय मोड पर है। टेक्निकली स्टॉप लॉस कैश का 258 रुपये 50 पैसे है और ऊपर में 273 से लेकर 275 का लक्ष्य है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनिल जी, ऐसा नहीं कि मार्केटिंग कंपनीज मुश्किल में है, हम सब क्रूड से डर तो रहे हैं, लेकिन क्रूड का जो बेनिफिशियरी वाले शेयर हैं वो भी आज 5% टूटे हैं। आप ONGC देखिए डे लो पे क्लोजिंग कर रहा है, ऑयल इंडिया बाकायदा डे लो पे क्लोजिंग कर रहा है। तो ये अजब सा पैटर्न है कि मालूम नहीं कि कच्चे तेल को लेकर जो घबराहट डर है सरकारों के बीच में, वो जो कंपनी बेनिफिशियरी है वो भी डे लो पे जाके बंद कर रही है। इस तरह के पैटर्न क्या बोले, ONGC और ऑयल इंडिया डे लो पे जाके क्लोज करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसके पास जिसमें एग्जिट मिल रहा है बेचो, जो नहीं गिरा हुआ बेचो। अभी तो लोग फिर ये ढूंढते कौन सा नहीं गिरा हुआ है उसको बेचो, है ना, ये वैसे ही मामला है। ये वैसे ही वाला जो भी आप कह रहे थे ना कि हर चीज को एक ही ऊपर से ढापा जा सकता हुआ है कि बाजार ही कमजोर है। और दूसरा वजह शायद मुझे लगता है अनिल जी इसकी ये भी रही हो कि जो डेरिवेटिव्स में मार्जिन बढ़ रहे हैं उसका भी दबाव है, और मुझे लगता है कि अगली एक्सपायरी पर रोल ओवर कर पाना शायद कुछ ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होगा, तो उस वजह से भी इस पर मार्केट पे ओवरऑल मार्जिन के तो आपने देखा होगा ना, सुबह हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी डाली है, शुक्रवार को सेबी मिल रही है ब्रोकर से, आप भी जाइए जरा आवाज उठाइए, भी मार्जिन इतना मत बढ़ाओ, वैसे ही मरे में हमारे सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर पैसे तो बन रहे। अच्छा 265 पार हो गया आपका IGL बाय द वे। जी बिल्कुल सही है। हाँ तो अब 272 का है ना, 274 का 10 रुपए की जगह अभी भी 265 के पार निकल गया फ्यूचर। तो ये स्टॉक तो कुछ कमाल करने वाला लगता है, ऐसा मतलब ऐसा लग जिस हिसाब से प्राइस रहा है उसको देख के लग रहा है कि रिजल्ट बड़े तगड़े आने की तैयारी है इस स्टॉक की। अच्छा है तो बढ़िया है, चलिए वैसे स्टॉक बहुत पिट रहे हैं। 1800 के नीचे आ गया SRF, 1800 के नीचे यही देख जो कमजोर है वो बड़ा कमजोर है एक्चुअली, खराब। जिनके नंबर्स आने हैं उसमें भी यूनाइटेड स्पिरिट्स भी नीचे आ गया और यूनाइटेड ब्रूअरीज ने भी अपनी बढ़त को खैर खो ही दिया ऑलमोस्ट। आज सुबह तो ठीक ठाक था लेकिन ये भी अब ऑलमोस्ट डे लो पे ही है। बाजार बंद होने में सिर्फ 1 मिनट का समय है, जरा जल्दी से इस बीच किसी को कोई आइडिया हो तो प्लीज बताइएगा, लेकिन इस बीच में बाजार जल्दी से बता देता हूँ कि किस तरफ क्लोजिंग कर रहा है। 107 ABB लिमिटेड, ABB इंडिया, यहाँ पर 2 बड़े ब्लॉक हुए हैं 1195 रुपए पे। आइडिया नहीं है, खाली इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा बता दूं आपको, 1195 रुपए पर 62,000 और 58,000 के 2 ट्रेड होते हुए दिखे हैं। डीवीज लैब यहाँ पर एक ट्रेड होता हुआ दिखा है 1,10,000 शेयरों का 1094 में। तो कुछ वॉल्यूम वाले एक्शन मेरी स्क्रीन पे आए तो मैंने सोचा कि बता दूं। ग्रासिम यहाँ पर एक ट्रेड होता हुआ दिखा है मेरी स्क्रीन पर 80,000 शेयरों का 1040 में। तो ये एक और चीज़ है जिस पर आप ध्यान रख सकते हो। तो कुछ वॉल्यूम वाले एक्शन हो रहे हैं जो हमने सोचा कि आपको बता दी जाए। बिल्कुल ABB जो आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल ये थोड़ा कमजोरी हुआ होगा ABB, जिसमें अभी आप बता रहे हैं कि इसमें पोजीशंस बनी है, वो कमजोरी क्योंकि डे लो पे आ रहा है, विद वॉल्यूम डे लो पे ये क्लोज कर रहा है। और जो आपने डील बताई है, डील का साइज दिख भी रहा है इसके चार्ट में। खैर अब बाजार बंद हो रहा है, जरा देख लेते हैं आज की क्लोजिंग हमको कहाँ पे मिल रही है। मार्केट की आज की क्लोजिंग बहुत ही वीक है। आज 450 टूट गया, 500 टूट गया और इसके बाद 428-29 के आसपास की इनको क्लोजिंग मिली, 1% का नुकसान। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी चलते चलते थोड़ा कमजोरी हो गया आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, मेटल कंपनीज ने जो बाजार को तोड़ा, एक भी साइन ऐसा नहीं मिला उभरने का कि जहां पे लगे कि हाँ बाजार अब थोड़ा उभर सकता है, जैसे ही उसने 500 तोड़ा। और ये बात बहुत क्लियर थी रणनीति में भी आपको कि 500 तोड़ा। हमने बकायदा पूछा भी था कि 500 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये बहुत साफ था, नहीं आया। 450 भी गया और बैंक निफ्टी भी 142। आज है ना 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजने में सबसे ज़्यादा टाइम ऐसा मुझे लग रहा है कि आज ही लगा। ऐसा लगा कब 3:30 बजे कब बंद हो, खत्म हो हमारा। कल आप घंटी की बात बोल रहे थे ना, कि अब वही बात लग रही है, जब बाजार को टूटता है ना वो घंटी और मधुर लगने लगती है और अच्छी लगने लगती है। नहीं घंटी की आवाज़ तो बचपन से स्कूल के ज़माने से अच्छी लगी है, ऐसी वाली घंटी तो हमेशा अच्छी लगी, छुट्टी हो जाती है। चलिए लेते हैं विदाउट हमारे सभी एक्सपर्ट से। आशीष सर शुक्रिया आपका, श्रीकांत जी धन्यवाद, राकेश बंसल जी, कुणाल सरावगी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी IPL का क्वालिफायर है, कुणाल जी आप भी तैयार रहिए, बंसल जी भी तैयार रही हैं। तो आज जो हमने 11 बजे एक बेहतरीन शो किया IPL का, वैसा ही कल एक और बेहतरीन शो होगा, वो भी देखेगा, लेकिन कल तक नहीं, इंतज़ार करना है। आज भी ढेर सारे। अच्छा बाय द वे आज आपने शो मिस कर दिया तो 7:30 बजे फिर से देख सकते हैं शाम को IPL का इंडियन प्रॉफिट लीग, जो आज पहला मैच हुआ, पहला जो मैच था। कल तो आप भी खेलेंगे? कल तो मैं। अरे वाह, कल तो डिम्पी भी है मैदान में, कैप्टन के तौर पे उतरेंगे। लेकिन हाँ बहुत कुछ एक्शन है जी बिजनेस पर। बाजार बंद होने के बाद भी 8 बजे आज शाम को हमारी खास पेशकश देखेगा कर्नाटक के चुनाव पर, मोदी वर्सेस ऑल।
एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ सारे विपक्ष। और ये हमने थीम इसलिए चुनी कि आज कुमार स्वामी की शपथ ग्रहण समारोह में सब पहुंचे हैं, न्योता सबको है, पार्टी में सबको जाना है और सबको मोदी के सामने खड़ा होना है। तो क्या ये सिर्फ एक पार्टी में दावत में शिरकत करने वाला मामला है या फिर वाकई में 2019 के चुनाव में ये सब मोदी के सामने खड़े होकर कुछ कमाल दिखा पाएंगे? इस बड़े सवाल पर होगी खास चर्चा 8 से 9 बजे जी बिजनेस पर, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ खास हो रही है और वो ये कि अब जितने भी अलग अलग बोर्ड्स बने हुए हैं, CBSE, ICSE, ये तमाम जो अलग अलग बोर्ड हैं, इन बोर्ड्स की बजाय सरकार पूरा एक ही बोर्ड करने वाली है, एक देश एक पढ़ाई। तो ये भी खास चर्चा होगी, ये भी देखने लायक होगी, तो ये भी देखना चाहिए। 4:30 बजे भी और 6 बजे भी हमारे खास शोज होंगे, वो देखना मत भूलिएगा। फिलहाल फाइनल ट्रेड में मुझे और डिम्पी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।